हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम का क्विक रीजन यानी वन शॉट यानी सिंगल वीडियो के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, वो भी प्योर NCERT। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि किस टॉपिक से किस लाइन में किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा बार जो नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम ओवरऑल इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज जो वो नीट के अंदर 1 to 2 क्वेश्चन है, यानी जनरली 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, फिर डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, न्यूट्रिएंट साइकिल, और देन लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। क्लियर है। सबसे पहले अगर हम बात करें इकोसिस्टम, ये जो टर्म है ये किसने दी थी। यहाँ पे ये जो इकोसिस्टम टर्म है ये किसने दी थी, तो ये दी थी किसने, A.G. टेंसले ने। किसने दी थी ये, A.G. टेंसले ने जो थे वो एक साइंटिस्ट, उन्होंने ये टर्म दी थी इकोसिस्टम। कब दी थी, 1935 के अंदर दी थी, क्योंकि यहाँ से जो था वो नीट 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आपको बता देते कि इकोसिस्टम की टर्म किसने दी थी। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम होता क्या है ना, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यानी जो इकोसिस्टम होते हैं उसको हम ये बोल सकते हैं कि ये नेचर के अंदर एक फंक्शनल यूनिट की तरह होती है। अब वो फंक्शनल यूनिट क्या काम करती है, देखिए, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इंटरेक्ट करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, इसके अलावा जो उसके आसपास जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, चाहे वो आपके प्लांट्स हैं, चाहे डिफरेंट काइंड के वहाँ पे वो एनिमल्स हैं, तो उनके साथ में वो किस टाइप से इंटरेक्ट करता है। अब देखिए, कोई भी एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंडिविजुअली कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको फूड के लिए क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई न्यूट्रिशन चाहिए होगा, क्योंकि वो खुद ऑटोट्रॉप नहीं है, तो वहाँ पे उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको फूड लेना पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती है जिसके लिए जो है एक सिंगल इंडिविजुअल कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ में वहाँ पे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल उसको ऑक्सीजन चाहिए, क्लियर है, तो वो क्या है, एयर से मिलेंगी। वाटर चाहिए H2O, तो वो भी कहाँ से मिलेगा उसको। तो इस टाइप से नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में और लिविंग थिंग्स के साथ में जो इंटरेक्ट करके एक फंक्शनल यूनिट बनती है वो क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाती है। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड। यानी एक सिंपल सा जो पॉन्ड है उसको भी बोल सकते हो कि वो एक इकोसिस्टम है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है वो H2 होगा और उसके अंदर बहुत सारी फीसीज होंगे, फाइटोप्लैंक्टन होंगे, जू प्लैंक्टन होंगे, इस टाइप से पूरा एक सिस्टम होगा, तो वो भी क्या कहलाता है, एक इकोसिस्टम कहला सकता है। या आप ये बोल सकते हो कि लार्ज जो फॉरेस्ट है वो भी क्या कहलाएगा, एक इकोसिस्टम कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स और आपके एनिमल्स और बहुत सारी चीज़ें होती है, इंटरलिंक करके एक इकोसिस्टम बनाती है। इसके अलावा ये भी बोल सकते हो कि सी जो है वो भी इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह सर्वाइव करते हैं। अब मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम। बहुत सारे ऐसे इकोलॉजिस्ट होते हैं जो एंटायर बायोस्फीयर जो है, कंप्लीट हमारी अर्थ जो है, उसको ये बोल देते हैं कि ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम है जो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं। एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। यानी जो अर्थ के ऊपर अलग अलग छोटे छोटे इकोसिस्टम है उन सबको मिलाकर एक ग्लोबल इकोसिस्टम बन जाता है। क्लियर है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स। अगर हम पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम की बात करेंगे जिसके अंदर सारे इकोसिस्टम आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बिग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको एक सिंगल टाइम के अंदर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, दो बेसिक कैटेगरी के अंदर इकोसिस्टम को डिवाइड कर दिया। किसको, ग्लोबल इकोसिस्टम को। एक को बोल दिया टेरेस्ट्रियल और एक को बोल दिया एक्वेटिक। अब नाम से ही पता चल रहा है, टेरेस्ट्रियल के अंदर आ जाएंगे आपके फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट वगैरह, और एक्वेटिक के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, जैसे पॉन्ड हो गई, लेक हो गई, वेटलैंड हो गई, इस टाइप से। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया गया है। देखिए, it is convenient to divide it into two basic categories, namely name the terrestrial and aquatic. Forest, grassland and desert are some example of terrestrial ecosystem. तो यहाँ पे फॉरेस्ट आपको पता है, ग्रासलैंड आपको पता है, डेजर्ट आपको पता है, ये किसके होंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर हो गया, एस्चुअरी। अब ये एस्चुअरी क्या होता है, एस्चुअरी वहां पे होता है जहां पे रिवर जो होती है, रिवर जो है वो जाती है किसके साथ में, सी के साथ में, जहां पे मिलती है, जिस जगह पे वो मीट करते हैं उस एरिया को बोलते हैं एस्चुअरी। तो यही आपको क्लियर हो गया, जहां पे रिवर जाके सी के अंदर मिलती है, तो वो जहां पे कुछ कहीं पर क्या होता है आपका
मेराइन वाटर होता है और कहीं पे क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, वो दोनों मिल रहे होते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, एस्चुअरी बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी क्या कहलाती है, किसके अंदर आती है, आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आती है। सम एग्जांपल ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब यहाँ पे बोला गया क्रॉफील्ड एंड एक्वेरियम। एक क्रॉफील्ड लेते हैं जिसके अंदर कोई मान लीजिए क्रॉप है, फॉर एग्जाम्पल वीट, मान लीजिए एक वीट का खेत ले लेते हैं तो उसके अंदर क्या मिलेगा, वीट हमें मैक्सिमम मिलेगा। एक्वेरियम ले लेते हैं तो वहाँ पे कितनी वेराइटी मिलेगी, 1 या 2 वेराइटी मिलेगी मैक्सिमम। तो वो भी क्या है, वो भी एक इकोसिस्टम है, बट वो कैसे है, वो मे ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम कौन से हो जाते हैं, मैन मेड, क्योंकि क्रॉप किसने लगाई है, मैन ने लगाई है। एक्वेरियम किसने बनाया, मैन ने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है। तो इस टाइम से वो मैन मेड इकोसिस्टम कहलाता है। अब ये जो आपके मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही लेस होती है। क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, काफ़ी लेस होती है। क्यों होती है लेस, क्योंकि क्रॉफील्ड में एक ही टाइप के जीन्स मिलेंगे आपको, एक्वेरियम के अंदर 1 या 2 जो है वही आपको जीन्स मिलेंगे, ज़्यादा वैरायटी आपको नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू सी या फिर एज कम्पेयर टू आपके रिवर में। तो इसलिए यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी काफ़ी कम होती है मैन मेड के अंदर। क्लियर, यहाँ से भी नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब हम देखते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, यानी इकोसिस्टम होता कैसा है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो देखिए, we will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input productivity। यानी कोई भी एक इकोसिस्टम होगा उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी का इनपुट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हर्बीवोरस प्लांट्स हो गए, वो क्या करते हैं, सनलाइट को लेके उससे फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर उसके बाद में जो एनर्जी को प्रोड्यूस किया है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किसके थ्रू हो सकती है, फूड चेन के थ्रू हो सकती है, फूड वेब के थ्रू हो सकती है, न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू हो सकती है। इस टाइप से क्या हो सकती है, एनर्जी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड देन आता है एनर्जी आउटपुट। अब वहाँ पे क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी। क्लियर है, तो वहाँ पर एनर्जी जाके खत्म हो जाएगी। तो इस टाइप से कंप्लीट चीज़ें चलती है। वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप साइकिल चेन्स वेब्स that are created as a result of the energy flow within the system and their interrelationship। तो हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो हमारी फूड साइकिल होती है, फूड चेन होती है, फूड वेब होती है, ये कैसे क्रिएट होती है, उनमें कैसे एनर्जी फ्लो होती है, और इसके अलावा ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। इनके बीच में भी रिलेशनशिप हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा इकोसिस्टम होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। मेन 3 कंपोनेंट होंगे, प्रोडक्टिविटी होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगा, और फिर उसके बाद में आउटपुट के अंदर डिग्रेडेशन हो जाएगा, यानी डिकम्पोजिशन टाइप से हो जाएगा। अब इससे पहले वाला जो चैप्टर था वहाँ पे हमने पढ़ा था किसके बारे में, ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले वाले चैप्टर जो हमारा था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। यू स्टडी हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर अफेक्ट ईच अदर। आपको ये भी पढ़ा था कि बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं और अपने सराउंडिंग को भी कैसे अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वाटर का रिलेटेड पढ़ा था हमने, इसके अलावा हमने लाइट का पढ़ा था। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ए बायोटिक के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन वगैरह होती है, जहाँ पे आपका म्यूचुअलिज्म हो गया, कंपटीशन हो गया, तो वो भी किस टाइप से एक दूसरे को अफेक्ट डाल रहे थे। Let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy take place within these components of the ecosystem। तो यहाँ पे हम मेनली क्या देखने वाले हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी है वो कैसे कंपोनेंट में एक दूसरे से आगे चलती है। क्लियर है, और कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब देखिए, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर। जब आपके बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम से एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। और ये हर एक इकोसिस्टम के अंदर होता है जहाँ पे बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट को ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो प्लांट्स क्या लेगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, सोइल से करेगा। अब यहाँ पे सोइल क्या है, आपकी ए बायोटिक कंपोनेंट है, और यहाँ पे प्लांट क्या है, आपका बायोटिक कंपोनेंट है। तो दोनों एक दूसरे इंटरलिंक्ड है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे सोइल के अंदर क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर भी क्या होगा, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हेल्प करेंगे उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो ब्रेक डाउन करने में, इस टाइप से डीकम्पोजिशन करने में। तो इस टाइप से क्या होगा, बायोटिक बायोटिक के साथ में भी लिंक है, ए बायोटिक बायोटिक के साथ में भी लिंक है। तो इस टाइप से बनता है एक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन। अब यहाँ पे ये इन्यूमरेशन क्या होता है, इन्यूमरेशन का मतलब होता है एक लिस्ट बना देना ऑर्डर वाइज
क्लियर है। मतलब आप जैसे कोई सामान लेने जाते हो तो एक ऑर्डर बनाती हो ना कि यहाँ पे ग्रोसरी से ये सामान लेके आना है या किसी अदर चीज से ये सामान लेके आना है, तो उस टाइप से वो जो लिस्ट बनती है उसको बोलते हैं इन्यूमरेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा जो करेक्टर है, कौन सी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर लगी। फिर इन्यूमरेशन होता है ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीसीज कंपोजिशन, और फिर उसके बाद में पता चलता है कि वहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज होगी वो एक दूसरे के साथ में इंटरलेट करेगी और फिर वहाँ से अलग अलग चीज़ें मिलकर बन के आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2010 में आया, देन नीट 2015 में आया, देन नीट 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है। स्ट्रेटिफिकेशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। यानी जो अलग अलग स्पीसीज है वो अलग अलग लेवल पे है, उनका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये मान लीजिए एक हाई पे है, एक उससे लो है, एक उससे लो है, इस टाइप का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा। तो अभी मैंने ये से बताया था कि आपको अलग अलग लेवल होंगे, तो जो आपके ट्रीज होंगे वो क्या होंगे, सबसे ऊपर होंगे, सबसे हायर पे क्या मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे। देन हमें क्या मिलेगा, लेयर ऑफ द फॉरेस्ट सर्ब्स द सेकंड। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेकंड पे ये मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो यहाँ पे सेकंड पे क्या मिलेगा, हमें सर्ब्स मिलेगी। एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, बिल्कुल ग्रासेस वगैरह जो होंगे या फिर जो हमारे हर्ब्स वगैरह होंगे वो बिल्कुल नीचे को मिलेंगे। तो इस टाइप से जो लेयर में टाइप से जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, वो कौन कौन सी चीजें थी जो हमने पढ़ी थी, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू बी फंक्शन एज ए यूनिट। जब हम सबको देखते हैं तो वो एज ए यूनिट लगता है, क्यों, क्योंकि जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है, जो फूड बना है, उसी के थ्रू आगे एनर्जी ट्रांसफर होगी, फिर वही डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उससे जितने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो वापस वहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल में होते हुए वापस प्लांट्स के पास आ जाएंगे। तो इस टाइप से ये क्या होता है, एक यूनिट की तरह दिखाई देता है। और उस टाइप से अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये अलग अलग भी होते हैं। एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एक्सर्ट, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, यानी कोई भी प्लांट वगैरह कुछ भी होता है वो फूड प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद में एनर्जी फ्लो होगा, वो आगे जाएगा, फिर उसके बाद में डीकम्पोजिशन हो जाएगा, एंड देन वहाँ पे कुछ एक चीज़ें जो होगी, पूरी हीट लॉस वगैरह होने के बाद में कुछ एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुए, वो वापस रिसाइकल होकर आगे चले जाएंगे। तो इस टाइप से यहाँ से हमारा कब आ चुका है, AIPMT 2012 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे कैसे क्या कुछ होता है। देखिए, टू अंडरस्टैंड द इथोस। अब इथोस का मतलब क्या होता है, इथोस का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी यहाँ पर कोई भी एक इकोसिस्टम लेते हैं और फिर उसको डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसके जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम लेट अस टेक ए स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जांपल। एक पॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं और फिर हम वहाँ पे समझते हैं कि किस टाइप से अलग अलग चीज़ें होती है। देखिए, this is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explain the complex interaction that exist in the aquatic ecosystem। जो aquatic ecosystem के अंदर होती है उसको फॉर एग्जांपल छोटे से हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। एक पॉन्ड के अंदर क्या होता है, आपका वाटर होता है, बॉडी इन विच ऑल द अबव मेंशन्ड फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। तो ये हमने जो फोर इकोसिस्टम बताया आपको, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सब कुछ हमें पॉन्ड के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की। तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर क्या होता है, एबायोटिक होता है विद ऑल द डिजोल्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके अलावा जो इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डिजोल्ड है वो भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम, इसके बॉटम पे जो सॉइल है वो भी क्या है, एक एबायोटिक कंपोनेंट है ऑफ द पॉन्ड। सोलर इनपुट, जो उसको सोलर जो लाइट आ रही है वो भी क्या है, एबायोटिक है। साइकिल ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको पता है नाइट के अंदर कम हो जाएगा, डे के अंदर फिर वापस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। डे लेंथ कैसी है आपको पता है, विंटर में डे कम हो जाता है, लेंथ डे लेंथ की कम हो जाती है, समर्स में डे लेंथ बढ़ जाती है। एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ द फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। और इस टाइप से अलग अलग चीज़ें चलती रहती है पॉन्ड के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी, तो ऑटोट्रोपिक होंगे वो प्रोडक्टिविटी देंगे। ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑटोट्रोपिक होते हैं। सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजिस। इसके अलावा एल्गी जो होती है वो भी क्या होती है, ऑटोट्रोपिक होती है। इसके अलावा फ्लोटिंग जो सबमर्ज प्लांट्स होती हैं वो भी, और जो एजिज होगा, जो पॉन्ड का बिल्कुल एज होगा यहाँ पर भी जो प्लांट्स ग्रो करेंगे इस टाइप से आसपास में, तो वो भी क्या होंगे, किस में हेल्प करेंगे, वो भी ऑटोट्रोप्सन यानी यहाँ पे फूड को बनाने में काम करेंगे। अब कंज्यूमर क्या होंगे, जहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगी, कंज्यूमर हो जाएंगे जूप्लैंक्टन हो जाएंगे, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। यहाँ पे जो फीसिस है अलग अलग वो क्या हो जाएगी आपकी
आपके जो कंज्यूमर्स है वो हो जाएंगे। द डीकम्पोजिशन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अब डीकम्पोजिशन की बात करेंगे ना, यहाँ पे एनर्जी फ्लो हो गई, उसके बाद में डीकम्पोजिशन होगा, तो डीकम्पोजर कौन हो जाएंगे, आपकी फंजाई हो जाएगी, बैक्टीरिया हो जाएंगे, फ्लैजिलेट्स हो जाएंगे, एस्पेली एविडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, पॉन्ड के बॉटम में होते हैं। अब क्यों होते हैं, बिल्कुल बॉटम में ही क्यों होते हैं, तो इस टाइप से मान लीजिए कोई फिश जो है वो उसमें क्या कर रही थी, पहले स्विम कर रही थी, ओके, उसके बाद में वो डेड हो जाएगी, तो वो कहाँ पे जाएगी, बॉटम पे चली जाएगी, और उसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर कहाँ पे जाएंगे, बॉटम में जाएंगे, तो वहाँ पे डीकम्पोजिशन चलता रहेगा। तो इस टाइप से मेनली ये क्या होते हैं, बॉडी। अब आप कहोगे कि उसकी बॉडी तो कंप्लीट जो ऊपर दिखाई देती है, तो धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन होकर उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहाँ पे चले जाएंगे, धीरे धीरे बॉटम में चले जाएंगे। इसलिए दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इस टाइप से यहाँ पर इसके अंदर पॉन्ड के अंदर में तीनों चीज़ें देखने को मिल जाती है, प्रोडक्टिविटी मिल जाती है हमें, डीकम्पोजिशन देखने को मिल जाती है, एनर्जी फ्लो देखने को मिल जाता है, ये सब कुछ हमें देखने को मिल जाता है। परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम एंड द बायोस्फीयर एज ए होल। इसी टाइप से हमारे अगर बायोस्फीयर में लेंगे कंपोनेंट तो वहाँ पे भी होता है। कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रोप। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, ऑटोट्रोप क्या करते हैं, वही प्रोडक्टिविटी बनाने के बाद। फिर कंजप्शन ऑफ द ऑटोट्रोप बाय हेटेरोट्रोप, तो फिर उसके बाद में जो हेटेरोट्रोप होते हैं वो ऑटोट्रोप को कंज्यूम करते हैं। फिर वहाँ पे डीकम्पोजिशन होता है, फिर वहाँ पे मिनरलाइजेशन होता है ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर द रीयूज ऑफ द ऑटोट्रोप, और वहाँ पे क्या हो जाती है, न्यूट्रिएंट साइकिल हो जाती है। दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड द डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट। और फिर यहाँ पे क्या होता है, डेसिपेशन होता है, और इसके अलावा जो लॉस, हीट लॉस सबसे ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जितनी एनर्जी पहुंचनी चाहिए उतनी कंप्लीट एनर्जी वहाँ पे नहीं पहुंच पाती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होगा, कोई भी जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड हम बनाएंगे वो क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। यानी कोई भी इकोसिस्टम को अगर फंक्शन परफॉर्म करना है और सस्टेन करना है तो उसके लिए जो सोलर एनर्जी उसका कांस्टेंट इनपुट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब क्यों होती है ये चीज़, सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमेशा, क्योंकि देखिए प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन किया जाता है। अब प्राइमरी प्रोडक्शन किसको कहा जाता है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन उसको कहा जाता है कि जो अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो एक प्लांट्स ने या किसी भी चीज़ ने जो बनाया है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप से मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, क्लियर है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 मीटर है और यहाँ पे भी ये 1 मीटर है, 1 मीटर इसकी लेंथ है, 1 मीटर इसकी ब्रेथ है। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ प्लांट लगे हुए हैं इसके अंदर, क्लियर है। अब इस टाइम पे ये मान लीजिए 1 डे के अंदर टोटल फोटोसिंथेसिस के लिए 10 kg जो है वो क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी हो गई। अब प्रोडक्टिविटी के अंदर 3 चीज़ आएगी, एक क्या आएगा आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है, यानी 10 kg हुआ है या सब कुछ इस टाइप से, क्लियर है। सेकंड क्या आ गया, एरिया, यानी कितने एरिया में हुआ उसका प्रोडक्शन। और थर्ड क्या आ गया, टाइम पीरियड, यानी 1 डे के अंदर हुआ है। तो इस टाइप से 3 चीज़ आती है और उससे बनती है यूनिट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गया, पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स यहाँ पे क्या हो गया, जो फूड को प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ वेट। ये वेट की टर्म भी हो सकता है। वेट मतलब कैसे, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी ग्राम क्या हो गया, कितना फूड प्रोड्यूस किया गया है, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्या हो गया, यानी पर्टिकुलर एरिया, कि कितने एरिया में कितना फूड प्रोड्यूस हुआ है। और एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है। अब एनर्जी जब होता है तो क्या होता है, किलो कैलोरी की फॉर्म में, एरिया सेम रहता है मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब प्रोडक्टिविटी यहाँ पे देखिए, द रेट ऑफ बायोमास। अब रेट यहाँ पे ऑफ बायोमास आ गया तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा, ये तो बायोमास था। अब यहाँ पे जब रेट आ गया तो अपॉन में टाइम पीरियड आ जाता है। प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ, यहाँ पे केवल टाइम पीरियड आया, देखिए ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब ये पर ईयर क्या हो गया, ये एक टाइम पीरियड हो गया, तो ये एक यूनिट हो गई प्रोडक्टिविटी की। इसी टाइम पे किलो कैलोरी, अगर हम उसकी बात करें एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी की फॉर्म में वही रहेगा सेम, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया। अब टाइम पीरियड यहाँ क्या हो गया, पर ईयर। तो इस टाइप से ये जो यूनिट है ये भी हमारी AIPMT 2004 में आ चुकी है। तो ये यूनिट भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखी जाती है।
टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। अब ये हमने यूनिट क्यों ली है, ये ताकि हम कंपेयर कर पाए। मान लेते हैं कि एक में केवल 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जो है वो प्रोडक्शन हुआ है, और एक में मान लेते हैं 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्शन होता है। वो हम कंपेयर कर पाए कि किसमें कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, इसलिए ये यूनिट यूज़ की जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक हम बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड हम बोलते हैं क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से लेके जो हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तक होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से AIPMT 2010 में क्वेश्चन आया था, देन उसके बाद में 2012 में क्वेश्चन आया था, देन उसके बाद में 2013 में क्वेश्चन आता है, 2015 में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा लेटेस्ट नीट 2020 और नीट 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि व्हाट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस टाइप से हम बात करते हैं। तो मान लीजिए एक प्लांट्स है, एक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके कुछ भी प्रोड्यूस करता है, तो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है कितने टाइम पीरियड पे, वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। अब देखिए प्लांट्स है, प्लांट्स के पास में भी अपनी खुद की लीव्स है, इसके पास में खुद की स्टेम है, उसके पास में खुद की रूट है। जो स्टेम हो गई, जो रूट हो गई, ये फूड प्रोड्यूस नहीं करती है। तो यहाँ पे जो भी लीव्स फूड बनाएगी वो स्टेम के पास भी जाएगी, वो रूट के पास भी जाएगी, तो यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में। तो कुछ एक चीज़ें जो होती है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे उनको यूज़ कर लेती हैं, जो स्टेम होती है, रूट होती है, कुछ एक फूड। तो अब यहाँ पर जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, जो सबसे पहले बनाई थी, उसके बाद में जो यूज़ करने के बाद में जितनी बच गई है, एक्स्ट्रा बच गई है, वो कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, वो सब कहलाता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ GPP, दैट इज GPP क्या होता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। तो जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टेम में, रूट्स में, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी जाएगा। इसके अलावा लीफ के पास जो सेल्स है वो भी यूज़ करेंगे। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, जो रेस्पिरेशन की वजह से उसको लॉस हो गया, उसके बाद में जो बची है प्रोडक्टिविटी जो कि कंज्यूम की जाएगी अलग के द्वारा, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी GPP दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोट्रोप्स। ये जो NPP होती है वही अवेलेबल होती है किसके लिए, जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हर्बीवोरस हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, तो उनके लिए जो अवेलेबल होती है वो केवल NPP होती है, GPP नहीं होती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स को ईट करता है कौन, डियर। अब यहाँ पे डियर जो है, डियर कुछ जो है वो दोबारा इस यूज़ करके कुछ अपना मसल्स वगैरह बनाएगा, और अब इसको कौन ईट करेगा, लायन। तो लायन के लिए जो प्रोडक्टिविटी बनी है वो क्या हो गई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कंज्यूम किया डियर ने, और फिर डियर ने जो प्रोडक्टिविटी बनाई वो सेकेंडरी हो गई, वो मिली लायन को। इस टाइप से यहाँ पे बताया गया है। क्लियर हो गया, ओके। अब आगे चलते हैं। देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स। अब ये देखिए, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है ऑन द प्लांट स्पीसीज। यहाँ पे प्लांट स्पीसीज कैसी है, इनहेबिटिंग पर्टिकुलर एरिया। इसके अलावा इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी वो जो एनवायरमेंट है वहाँ पे वो किस टाइप से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, कितना फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी है प्लांट की। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। तो इस टाइप से ये अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग हो सकती है। अब एक एग्जाम्पल दिया गया, देखिए, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर। ये बोला गया है कि जो हमारा कंप्लीट बायोस्फीयर है उसके अंदर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालें तो वो अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन है ड्राई वेट के अंदर ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर ड्राई वेट लिया जाए तो 170 बिलियन है। On this, despite occupying 70% of the surface, the productivity of the ocean are only 55 billion ton। अब देखिए, जो टोटल ओशियन है वो टोटल अर्थ का 70% है, बट ये जो 170 बिलियन टन हम बता रहे हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है,
उसमें से केवल 55 बिलियन टन ही जो है वो ओशन के द्वारा बनाया जाता है, यानी ओशन केवल 55 बिलियन टन बनाते हैं। बाकी जो आपका हो गया वो बनाता है कौन, आपका ये बनाया जाता है अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, यानी टेरेस्ट्रियल जो सरफेस होता है उसके ऊपर बाकी आपका प्रोडक्टिविटी बनाई जाती है। यानी ओशन एरिया तो ज़्यादा लेता है बट उसकी प्रोडक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। अब इसका रीज़न आप भी समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस इतनी जल्दी नहीं हो सकती है, क्योंकि काफ़ी एरिया में वाटर है। क्लियर है? ओके। इसके अलावा जो नीचे जो सरफेस के अंदर जो प्लांट्स है, वाटर के अंदर जो डीप है, वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, इस टाइप से भी। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन के बारे में। अब हमने बात की थी प्रोडक्टिविटी, अब बात करेंगे डीकम्पोजिशन। अब देखिए, यू मे हैव हियर ऑफ द अर्थवॉर्म बीइंग रेफर टू एज द फार्मर फ्रेंड। अब आपने ये पढ़ा होगा कि अर्थवॉर्म जो होता है वो फार्मर का फ्रेंड होता है। क्यों होता है? दिस इज बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन द लूजनिंग ऑफ द सोइल। यानी यहाँ पे क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल और इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर ला देता है। इसके अलावा जो सोइल होती है उसको लूज कर देता है, जिसके द्वारा जो आगे हम फसल लगाने वाले हैं, जो क्रॉप लगाने वाले हैं, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए जो अर्थवॉर्म होता है एक तरह से वो डीकम्पोजिशन का काम करता है। सिमिलरली डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, काफ़ी टॉपिक्स है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन था तो वो अलग अलग जगह से आया था, जैसे जैसे आया था मैं आपको बताता रहूँगा। अब डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, डीकम्पोजर्स वो आपके माइक्रोब्स हो सकते हैं, वो फंजाई हो सकती है, या फिर कोई अदर एनिमल्स हो सकता है। वो क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, इनके अंदर कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन किसका किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कोई डेड प्लांट हो गया, उसकी लीव्स हो गई, उसकी बार्क हो गई, उसके फ्लावर हो गए, कोई डेड एनिमल्स हो गया, या फिर कोई एक जो एनिमल्स वगैरह उसके फीकल मैटर हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो वो सब क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिट्रीटस। अब ये जो डिट्रीटस है इसी का ब्रेकडाउन किया जाएगा, तो ये एक रॉ मटेरियल हो गया जिसका डीकम्पोजिशन करना है। क्लियर है? वो एक प्लांट्स की लीव्स हो सकती है, बार्क, फ्लावर हो सकता है, एनिमल की केस में वो डेड एनिमल्स हो सकता है, फीकल मैटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसका भी डीकम्पोजिशन करना है वो क्या कहलाता है? डिट्रीटस कहलाता है। क्लियर है? विच इज द रॉ मटेरियल फॉर द डीकम्पोजिशन। अब इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं? देखिए, डीकम्पोजिशन एक साथ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबोलिज्म हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया एंड मिनरलाइजेशन हो गया। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपके फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म वगैरह होते हैं वो एक साथ चलते रहते हैं। अब ये होते क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। AIPMT 2011, इसके अलावा नीट 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो डिट्रीवोरस, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म जैसे करता है वो क्या करता है, देखिए, ब्रेक डाउन डिट्रीटस। अब डिट्रीटस आपको समझ में आ गया, जिसका भी डीकम्पोजिशन करना है, जो भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसका डीकम्पोजिशन करना है उसको ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर? स्मॉलर पार्टिकल के अंदर, और वो कहलाता है फ्रेगमेंटेशन, यानी उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर देता है। तो वो क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। डिट्रीवोरस क्या होती है? जो भी उस चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थवॉर्म हो गया, वो अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो वो डिट्रीवोरस हो गया। वो एनिमल कोई भी हो सकता है, वो एक माइक्रोब्स हो सकता है, वो फंजाई हो सकती है, और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया अर्थवॉर्म भी हो सकता है। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं लीचिंग के बारे में। देखिए, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिर हम लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म। सबसे बात करते हैं लीचिंग के बारे में। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट। अब लीचिंग क्या होता है? जो भी वाटर सोल्यूबल हो सकते हैं, यानी वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो भी वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकते हैं, वो कहाँ पे चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं सॉइल होरिजन के अंदर, वाटर के थ्रू, वहाँ पे उसमें अंदर डिजोल्व होके। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं कैटाबोलिज्म के बारे में। ना व्हाट इज द कैटाबोलिज्म? कैटाबोलिज्म का मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्स टू द सिंपल। ये हम बात ही करते हैं कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए, कैटाबोलिज्म के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे एंजाइम्स, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। यहाँ पे जहाँ पे एंजाइम्स के रोल आ चुका है। डिग्रेड डिट्रीटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। डिट्रीटस आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वो कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको ब्रेक डाउन करना है, अगर हम वहाँ पे बैक्टीरियल या फिर फंगल एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं और फिर उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है कैटाबोलिज्म।
अब ये जो आपके तीनों प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म, लीचिंग और आपके फ्रेगमेंटेशन, ये तीनों के तीनों एक साथ चलते रहते हैं। देखिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबाउ स्टेप इन डीकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑफ द डिट्रीटस। तो ये एक साथ भी हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, दो प्रोसेस बच गई, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। किसके अंदर? डीकम्पोजिशन के अंदर। देखिए, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन इन द सॉइल। तो ये यहाँ पे जब सॉइल के अंदर चले जाते हैं तब वहाँ पे डीकम्पोजिशन जो होता है वो क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। देखिए, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेट ऑफ ए डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो यहाँ पे एक एमोर्फस सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या होता है? ये हाईली रेजिस्टेंस होता है टू द माइक्रोबाइल एक्शन, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं उसको जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। क्लियर है? एंड अंडरगो डीकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। अब ज़्यादा कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे भी रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पे जल्दी जल्दी डीकम्पोजिशन नहीं होता है कुछ चीज़ों का, तो वहाँ पे क्या होता है? एक डार्क कलर सब्सटेंस बन जाता है जिसको बोलते हैं ह्यूमस, और वहाँ पे माइक्रोबाइल जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है और वहाँ पे जो स्लो हो जाता है किसका? डीकम्पोजिशन का रेट काफ़ी स्लो हो जाता है, यानी बहुत ही डीकम्पोजिशन स्लो हो जाती है। बीइंग कोलोइडल इन नेचर इट सर्व एज द रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो ह्यूमस होता है ये क्या होता है? एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दिखाई देते हैं क्योंकि उसका जल्दी से डीकम्पोजिशन नहीं होता है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड, पर आपको पता है कि वो स्लो रेट पे फिर भी डीकम्पोजिशन होता रहता है। तो द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस मिनरलाइजेशन। तो उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। जो ह्यूमस है उसका जो डीकम्पोजिशन हो रहा है उसको बोला जाता है क्या? मिनरलाइजेशन। और ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? जो ह्यूमस बना दिया जाता है वो कहलाता है किसका? ह्यूमिफिकेशन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो है एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर डीकम्पोजिशन कैसे होता है वो बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, एक प्लांट है, प्लांट से एक लीफ जो होती है वो नीचे ग्राउंड पे आती है। अब ग्राउंड में आने के बाद क्या होता है? कुछ एक इंसेक्ट वगैरह और छोटे मोटे एनिमल्स क्या होते हैं उसको ईट कर लेते हैं। ईट करने के बाद में वो तो वहाँ पे आगे जो फूड चेन होती है उसके अंदर या फूड वेब के अंदर एंटर कर जाएगी वो एनर्जी। अब उसके बाद में जो बच गया है, जो पार्ट बच गया है वो क्या होगा? डायरेक्ट वहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आपके सॉइल के अंदर चले जाएंगे। लीच आप समझते हो, लीचिंग यानी वाटर सोल्यूबल जो होंगे वो आपके यहाँ पे अर्थ के अंदर चले जाएंगे। फिर भी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल बन चुका है तो वो क्या होगा? लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय द डीकम्पोजिटर। अब वहाँ पे डीकम्पोजर उसको पार्शियली कंज्यूम कर देंगे। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ फंजाई हो सकते हैं। दे बिगिन टू लॉस फॉर्म एंड बिकम लीटर। अब ये वो वाला लीटर नहीं है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो मिल्क दूध वगैरह वाला लीटर नहीं है। LITTER है। LITER होता है तो वो लीटर होता है जो हम कैपेसिटी को मापते हैं। ये लीटर का मतलब होता है कूड़ा करकट जो कचरा होता है वो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो कचरा बन जाएगा और फिर उसको फर्दर डीकम्पोजिशन किया जाएगा बाय द अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स वगैरह, फंजाई वगैरह, और फिर वो सॉइल के अंदर चला जाएगा और वो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी? ऑर्गेनिक रिच हो जाएगी। और फिर वहाँ पे ऑर्गेनिक रिच हो जाएगी तो उसको वापस कंज्यूम किया जाएगा प्लांट्स के द्वारा और वहाँ पे वापस इस टाइप से प्रोडक्शन बनता रहेगा। ये यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। क्लियर है? ओके। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोर्शन आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे वापस नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब कौन कौन से आए देखिए। डीकम्पोजिशन कब स्लो होता है, कब फास्ट होता है, किस पे डिपेंड होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसको जो है वो कंट्रोल करती हैं, इन सब के बारे में बात करती हैं। डीकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है डीकम्पोजिशन में, ये साफ साफ इन्होंने बता दिया है। अब द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय। अब कौन कौन सी चीज़ें होती है जो डीकम्पोजिशन को कंट्रोल करती है? सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन। जो भी डिट्रीटस है, जो भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें अंदर कौन कौन से केमिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रोल प्ले करती है। सेकेंड हो गया क्लाइमेट फैक्टर, यानी उसके आसपास का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि डीकम्पोजिशन स्लो होगा या फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से AIPMT 2008 में, इसके अलावा नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ना। देखिए, डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्रीटस इज रिच इन लिग्निन और काइटिन। तो अगर लिग्निन और काइटिन टाइप्स के केमिकल अगर वहाँ पे कंपोजिशन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे जो डीकम्पोजिशन है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। और अगर उसी की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन या फिर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर वगैरह होंगे तो वही जो डीकम्पोजिशन है वो क्विकर हो जाएगा, यानी फास्ट हो जाएगा। इफ डिटीरियस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि केमिकल कंपोजिशन कैसे अफेक्ट डाल सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्लाइमेट फैक्टर कैसे अफेक्ट डाल सकता है। देखिए,
टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, यानी जो टेम्परेचर कैसा है और सॉइल के अंदर मॉइस्चर कैसा है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट द डीकम्पोजिशन। इससे भी पता चलता है कि वहाँ पे डीकम्पोजिशन कैसी होगी। थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स, वार्म एंड मोस्ट एनवायरमेंट फेवर डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे अगर वार्म एनवायरमेंट है और जो मोस्ट है, जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे डीकम्पोजिशन काफ़ी जल्दी हो जाएगा। वेयर इज लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर काफ़ी स्लो है, काफ़ी लो हो चुका है, माइनस या फिर 0 डिग्री के आसपास है, और एनएरोबिक कंडीशन है, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन जो हो जाएगा वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे क्लाइमेट फैक्टर और केमिकल कंपोजिशन दोनों ही इफेक्ट डालती है कि डीकम्पोजिशन कैसा होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, एनर्जी फ्लो का सिंपल सा मतलब है नहीं, यानी जो एनर्जी होगी जो भी प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस की होगी वो यहाँ पे आगे ट्रांसफर की जाएगी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। ये तो सिंपल समझ में आता है। अब देखिए, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होते हैं डीप सी के अंदर, वहां पर सन जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वर्क नहीं करता है। बाकी सभी जगह सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, यानी जितने भी इकोसिस्टम है वहां पे जो सोर्स है एनर्जी का वो सन है, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल सिस्टम। वहां पर जो होते हैं वो यहाँ पर सन जो है वो नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही डीप होते हैं और वहां तक सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है। आगे देखिए, of the incident solar radiation less than the 50% of it is photosynthetically active radiation। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये हमारे पास सन है, क्लियर है। अब सन से बहुत सारी रेडिएशन हमारे पास आ रही है, अर्थ के पास में, प्लांट्स के पास में, प्रोड्यूसर के पास में। तो यहाँ पर जितनी भी आ रही है उसमें से केवल 50% ही यूज़ हो पाएगी, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और वो जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूजफुल होती है उसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यानी जितनी भी टोटल एनर्जी आती है उसमें से केवल हाफ एनर्जी होती है वही फोटोसिंथेसिस के लायक होती है, उसी से फोटोसिंथेसिस किया जाता है। बाकी 50% से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है। ओके, वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट इज ऑटोट्रॉफिक सन रेडिएशन एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये तो हमें पता है कि जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो भी ऑटोट्रोप होते हैं, वो सन की एनर्जी को यूज़ करते हुए जो सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं उससे फूड का सिंथेसाइज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है ना, जो 50% सन से मिलने वाली जिससे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, उसको कंप्लीटली यूज नहीं किया जाता है। केवल प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पार, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यानी जो टोटल एनर्जी है उसका 2 to 10% जो होता है वही फोटोसिंथेटिक रेडिएशन का यूज किया जाता है। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, और ये कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप एक से ऐसा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे देखिए जो 2 to 10% ऑफ द पार यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा फूड सिंथेसाइज करने के लिए, बट इससे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का ये कितना परसेंट हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये अगर डबल हो गया, ये 50% ही होता है ना, बट ये कितना है टोटल? 100%। तो अगर ये 100% का डबल होता है तो इसको हाफ कर देंगे, इसको कंपेयर में करेंगे तो यहाँ पे केवल 1 to 5% जो होता है, केवल 1 से 5% तक ही जो है वो टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है। बट अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की बात करें तो यहाँ पे 2 to 10% ही होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपके मन में डाउट आएगा कि यहाँ से मैंने सोलर रेडिएशन को जो 100% कर दिया और इसको बोल रहा हूँ 1 to 5% काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा क्यों है? तो सिंपल इसको ऐसे समझिए कि देखिए यहाँ पर मैं ये बोल दूँ कि 5 में से टोटल जो है वो 2 स्टूडेंट पास हुए हैं, 5 में से केवल 2 स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर कि अब 10 स्टूडेंट है, कितने हैं? 10 स्टूडेंट है। अगर इनका नंबर बढ़ा दिया जाए, 10 स्टूडेंट में से कितने रेशियो निकल कर आएगा, यानी कितने स्टूडेंट पास होंगे? तो देखिए 2/10 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे केवल 1 स्टूडेंट पास होगा, तो इस टाइप से हाफ हो जाता है। अगर नंबर यहाँ पे डबल किया गया, स्टूडेंट उतने ही रहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मतलब ये बोलता हूँ कि पास स्टूडेंट तो 2 ही रहेंगे। अगर ये नंबर डबल भी कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये केवल 1 निकल कर आएगा, 10 out of 1। तो इस टाइप से है, क्योंकि ये टोटल सोलर रेडिएशन तो 100% है, बट हम जो यूज़ करें वो केवल यही यूज़ करें और इसका 2 to 10% है। तो अगर डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 to 10% सोलर इंसिडेंट रेडिएशन जो होती है उसका 1 to 5% ही होगा। ये चीज़ भी इस टाइप से भी आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत पहले AIPMT में पूछा भी गया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया है।
क्लियर है? ओके। आगे लिखा है ऑफ द पार एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द प्लांट्स फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। तो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर तो आप पढ़ चुके हो क्लास 11th के अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, वो तो आपको पता होगा। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द प्रोड्यूसर। ये भी पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए किसके ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी या तो वो डायरेक्ट प्लांट को खाएंगे या फिर वो हार्बीवोर्स को खाएंगे। सो यू कैन फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू द प्रोड्यूसर एंड देन टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पर एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है कहाँ से? सन से पहले जाता है प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर से फिर जाता है कंज्यूमर के अंदर। इज दिस द कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका सिंपल सा क्या मतलब होता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो टोटल जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है। वही क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। और यहाँ पे केवल एनर्जी होती है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक्सचेंज हो सकती है, बस वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इस टाइप से इन्होंने बताया है। अब हम आगे बात करते हैं। फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एक्सपेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी जो होता है वो भी अप्लाई होता है। अब ना व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो एनर्जी चेंज हो जाती है वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म, उसी को क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब देखिए सिंपल सा समझिए इसको कंप्लीटली। केमिस्ट्री में कैसे बोला जाता है? केमिस्ट्री में बोला जाता है कि जो एंट्रोपी होती है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो एंट्रोपी होगी वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। दैट इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट इज द एंट्रोपी? अब ये एंट्रोपी वर्ड को ध्यान से समझना। एंट्रोपी का मतलब होता है कोई भी एक सिस्टम है उसके अंदर जो हीट है या जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं वो कई बार अवेलेबल नहीं होगी एक यूजफुल वर्क के लिए, यानी एक ऐसी टाइप की एनर्जी जिससे हम यूजफुल वर्क नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा अगर इंक्रीज हो रही है तो वो कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि केवल 10% जो होता है वही एनर्जी यूज हो पाएगी आगे। तो यहाँ पे 10% एनर्जी फ्लो हो जाएगी और 90% जो होगी वो यूज ही नहीं हो पाएगी, वो डायरेक्टली हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। तो उस टाइप की जो एनर्जी होती है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती है। तो यही इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। क्लियर है? इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अब सॉरी यहाँ पे हम चलते हैं। दे नीड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि देखिए जो टोटल एनर्जी है वो 100% आगे नहीं पहुंच पाएगी, केवल 10% आगे जाएगी। इसका इस टाइप से समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा। जब ये आगे पहुंचेगी तो ये केवल 100 किलो कैलोरी पहुंचेगी, बाकी जो है वो आपकी वो सारी की सारी जो 900 किलो कैलोरी वो हीट की फॉर्म में इस टाइप से वेस्ट हो जाएगी। फिर अगर आगे पहुंचेगी तो ये केवल 10 किलो कैलोरी, बाकी जो उसका 90% है यानी 90 किलो कैलोरी वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको बताया गया है। आगे लिखा दे नीड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसिस द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटरटेक द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइंस। तो वहीं पर क्योंकि ये जो डिसऑर्डर लाइंस है जहाँ पे 90% एनर्जी बेकार जा रही है, कोई काम नहीं आ रही है, तो उसको जो है वो काउंटर करने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। क्लियर है? ओके। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर, ये तो आपको पता है। इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पे तो हर्बेशियस और जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर का काम करते हैं। लाइकवाइज प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक सिस्टम आर वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट्स। जबकि एक्वेटिक की बात करें तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और हायर प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर का काम करेंगे। सिंपल आपको पता है कि जो भी प्रोड्यूसर्स होगा वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को यूज करके फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी सिंपल वही चीज़ें यहाँ पे आती है। You have read about the food chain or food web that exist in the nature starting from the plants or producer. Food chain or rather web are formed such that an animal feed on the plant or another animal and in the turn in food for the other. सिंपल समझिए फूड चेन और फूड वेब क्या होती है। सिंपल देखिए, ये हमारा ग्रास है, ग्रास प्रोड्यूसर है, इसको कौन ईट कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर यानी गोट। अब गोट ने इसको ईट कर लिया, अब उसके बाद में आते हैं मेन के अंदर जो कि है सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जो मेन गोट को ईट करेगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पे इसको जो एनर्जी है, इसने जो एनर्जी आगे ली है वही एनर्जी वो आगे ट्रांसफर कर पाएगा। ये यहाँ पे बताने की बात की है कि अगर यहाँ पर ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ना वो किसी और के लिए प्रोड्यूसर बन जाएगा, यानी मेन के लिए तो यही प्रोड्यूसर है, यहाँ से इसको ईट करके और अपनी वो एनर्जी को फुलफिल करेगा। तो इस टाइप से इन्होंने बताने की कोशिश की है इस पैराग्राफ के अंदर, तो आप ये चीज़ समझ सकते होंगे।
क्लियर है, यानी वो दूसरे के लिए फूड बन जाएगा। द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए फूड चेन और फूड वेब बनती है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर। अब कोई भी एनर्जी जो ट्रैप कर लिया, चाहे एक प्लांट्स है, प्लांट्स को कोई भी नहीं खा पाता है, तो उसके बाद में भी क्या हो जाएगा, वो प्लांट्स की लीव्स वगैरह वो सारी डेड हो जाएगी, और डेड होने के बाद में कहाँ पे चली जाएगी, डीकम्पोजिशन के अंदर चली जाएगी, और डीकम्पोजिशन में जो डीकम्पोजर्स होंगे उनके लिए वो फूड का काम करेगी। तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी जो ट्रैप हुई है वो हमेशा उस ऑर्गेनिज्म में कभी भी नहीं रह सकती है। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हैंड इज आइदर पास टू द कंज्यूमर और टू द ऑर्गेनिज्म डाई। या तो वो कंज्यूमर के पास में चली जाएगी या फिर ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बिगिनिंग ऑफ द डिटीरियस फूड चेन। और अगर वो डेथ होने के बाद में कहाँ चले जाएगा, डिटीरियस फूड चेन यानी डीकम्पोजिशन के अंदर चला जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ये तो बहुत ही सबको पता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, ये तो आपको पता है। फॉर देयर फूड नीड्स दे हैंस आर कॉल्ड कंज्यूमर, इसीलिए उनको बोला जाता है कंज्यूमर्स, और उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रोप्स बोला जाता है। एनिमल किंगडम के अंदर हमने पढ़ा भी था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि कौन से आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन से आपके कंज्यूमर्स होते हैं। इफ द नीड फूड फॉर द प्रोड्यूसर द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर, अगर वो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, जिसे यहाँ पर लिखा है ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ये तो प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड ले रहा है। एंड इफ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट्स दे आर प्रोड्यूसर, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा, जो डायरेक्टली यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास नहीं जा रहा है बल्कि वो प्राइमरी कंज्यूमर को फीड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। ये चीज़ भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है। एंड इफ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल विच इन टर्न द प्लांट और दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। लाइकवाइज यू कुड हैव टर्सरी कंज्यूमर टू। और अब यहाँ पे कोई और आ सकता है, जैसे मान लीजिए लायन जो है वो ह्यूमन को खा जाता है, तो लायन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। लायन किसको खा जाएगा, मेन को खा जाएगा। तो इस टाइप से आगे लिखा है, यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी द हर्बीवोरस। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो कौन होगा, हर्बीवोरस होंगे। सम कॉमन हर्बीवोरस आर इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं। मेन जो हो सकता है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ले सकता है। अगर हम यहाँ पे एप्पल वगैरह ईट कर रहे हैं, कोई फ्रूट वगैरह ईट कर रहे हैं, तो वो हम कहाँ पे है, डायरेक्टली हम प्रोड्यूसर को ईट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर मैमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं जो कि हार्बीवोरस हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मोलिक्स इन एक्वेटिक सिस्टम। और जो मोलिक्स होते हैं वो एक्वेटिक सिस्टम के अंदर क्या होंगे, हार्बीवोरस होंगे, मोलस्क जो होते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन द हार्बीवोरस। अब इस टाइप के कंज्यूमर जो कि यहाँ पर किसको फीड करेंगे, कंज्यूमर को फीड करेंगे, उनको बोलेंगे कार्निवोरस। क्योंकि वो कहीं से कहीं तक प्रोड्यूसर को नहीं खा रहे हैं, तो वो क्या इसके अंदर आ जाते हैं, कैटेगरी के अंदर कार्निवोरस। अब आपको पता होना चाहिए हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जैसे मैन हो गया, ये यहाँ पर इसको भी खा सकता है और इसको भी खा सकता है, तो ये ओमनिवोरस हो गया। कार्निवोरस क्या होगा, ये केवल और केवल इसको खाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्निवोरस हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है। और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोरस, और ये क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कार्निवोरस कहलाएंगे। प्राइमरी कार्निवोरस क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इसको फीड करें। अब सेकेंडरी कार्निवोरस कौन हो जाएगा, लाइन। लाइन अगर मेन को ईट करा तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोरस हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे आप समझ सकते हो। क्लियर है। दोस एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोरस फॉर फूड इज लेबल्ड टू द सेकेंडरी कार्निवोरस। ए सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड बिलो। तो यहाँ पे एक सिंपल फूड चेन यहाँ पे इन्होंने बताई है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे ये ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं डिटीरियस फूड चेन, दैट इज DFC। अब डिटीरियस फूड चेन में क्या होता है, सिंपल जो भी चीज़ें हैं उनका डीकम्पोजिशन होगा, ये तो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हो गया होता है, बिगिनस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, वो डेड हो जाता है, उसके बाद में क्या हो जाएगी, डिटीरियस फूड चेन के अंदर आ जाएगा। इट इज़ मेड अप ऑफ द डीकम्पोजर्स। और इसके अंदर जो डिटीरियस फूड चेन होते हैं वहाँ पे होते हैं डीकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रोपिक, और ये ज़्यादातर होते हैं हेट्रोट्रोपिक। इसमें आपके मेनली फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और द डिटीरिएटस। तो ये अपना फूड कैसे लेते हैं, जो भी यहाँ पे एनर्जी ट्रैप्ड थी, जो भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे थे डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, उनको कंज्यूम करके वो अपना फूड ले लेते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सेप्रोट्रोप। इनको बोला जाता है सेप्रोट्रोप। सेप्रोट्रोप होते हैं जो डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोट्रोप। डीकम्पोजर सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब्ड बाय देम। तो ये तो आपको पता है कि डीकम्पोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं।
अब हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। देखिए इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन जो थी इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होती है वहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी होती है। बट अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो ए मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डिटीरियस फूड चेन। बट यहाँ पे अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर डिटीरियस फूड चेन हमें देखने को मिलती है देन थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो अब इसको आप यहाँ पे इस डायग्राम से समझिए। देखिए ग्रेजिंग फूड चेन में होता क्या, ये हमारा सन है, ये प्लांट्स है, प्रोड्यूसर है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब प्लांट को ये एक एनिमल ईट कर लेगा, फिर इसको ये ईट कर लेगा और इसको ये ईट कर लेगा। बट अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए ये डीकम्पोजिशन वाला है, ये जो नीचे दिखाया गया ये डीकम्पोजिशन वाले हैं, डीकम्पोजर्स है यानी डिटीरियस फूड चेन है। अब देखिए इनके पास सभी आएंगे, ये अगर डेड होगा तो भी इनके पास आएगा, ये अगर डेड होगा तो भी इनके पास आएगा, ये अगर डेड होगा तो भी इनके पास आएगा और ये अगर डेड होगा तो भी इनके पास आएगा। तो अल्टीमेटली कोई भी इनमें से डेड होगा वो तो अल्टीमेटली डीकम्पोजिशन के पास में आएगा। इसलिए जो टेरेस्ट्रियल है वहाँ पे डिटीरियस फूड चेन जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और ग्रेजिंग फूड चेन इतनी नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चाहिए। इस टाइप से ऐसे समझिए, मान लीजिए इस प्लांट को इस इंसेक्ट ने ईट किया, अब इस इंसेक्ट को कोई भी ईट नहीं कर पाता है तो आगे की फूड चेन नहीं चलेगी, बट ये डेड होकर वापस इनके पास पहुंच जाएगा। इस टाइप से मान लेते इसको ये ईट कर लेती है बट इसको ये कभी भी ईट नहीं कर पाता है, तो इस टाइप से ये भी डेड होकर यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो डीकम्पोजिशन में अल्टीमेटली यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो इस टाइप से इन्होंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, डिटीरियस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये ग्रेजिंग फूड चेन के साथ में भी अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लीजिए एक प्लांट था, प्लांट्स डेड होके उसके लीव्स वगैरह जो है वो डीकम्पोजर के पास पहुंच गए। मान लेते हैं यहाँ पे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म क्या कर रहा है, डीकम्पोजिशन का काम कर रहा है। अब इस अर्थवॉर्म को कोई एक स्पैरो जो है वो ईट कर लेती है, तो ये डीकम्पोजर से वापस कहाँ पे कनेक्ट हो गया, ग्रेजिंग फूड चेन में कनेक्ट हो गया। तो इस टाइप से भी हो सकता है, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। क्लियर है। देखिए मे बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ DFC आर प्रे टू द ग्रेजिंग फूड चेन। तो जो हमारी डिटीरियस फूड चेन थी उसके कुछ एक एनिमल्स प्रे हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं जिनको जो है वो कोई अदर एनिमल्स ईट कर लेगा, या फिर जैसे अभी मैंने आपको अर्थवॉर्म का एग्जांपल बताया, इस टाइप से यहाँ पे वो प्रे हो सकते हैं ग्रेजिंग फूड एनिमल वालों के लिए। एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्रोज एक्सेट्रा आर ओमनिवरस। ये भी आपको पता है ओमनिवरस क्या होते हैं, तो दोनों को ईट करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दिस नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट ए फूड वेब। और इस टाइप का एक जो कनेक्शन बन जाता है वो उससे बनता है फूड वेब, यानी बहुत सारी फूड चेन मिलकर क्या बनाती है, फूड वेब। अब यहाँ पे इसको कोई खा लेगा, इसको कोई खा लेगा, फिर इसको कोई खा लेगा, इस टाइप से जो एक उलझा हुआ सा होता है वेब ऐसा ही होता है, इंटरकनेक्ट एक दूसरे से, तो वहाँ पे ये फूड वेब बन जाती है। हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बींग्स। ओमनिवोरस सिंपल सा है, दोनों को ईट कर सकता है। Organism occupy a place in the natural surrounding or in the community according to their feeding relationship with the other organism. Based on the source of their nutrition of food, organism occupy a specific place in the food chain. अब यहाँ पर जो है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसको एक फूड चेन के अंदर क्या दिया जाता है, एक लेवल दे दिया जाता है। तो यहाँ पर उस लेवल को क्या बोलेगा, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन एंड इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। यानी वो एक उसका ट्रॉफिक लेवल हो सकता है। अब एक ऑर्गेनिज्म का एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल भी हो सकता है। प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोरस। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो हमेशा हर्बीवोरस ही रहेंगे। टू द सेकंड एंड द कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर टू द थर्ड, इस टाइप से हो सकता है। अब यहाँ पे ये बताया गया, इसको आप समझ सकते हो। देखिए प्रोड्यूसर है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे प्लांट्स आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ग्रास, ट्रीज वगैरह इस टाइप से। अब प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आ जाएगा आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे हर्बीवोरस हो जाएंगे जो इनको ईट करेंगे। फॉर एग्जांपल जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को ईट कर लेंगे, ग्रास ओपर हो गया वो ग्रास को ईट कर लेगा, काऊ हो गई वो ट्री को ईट कर लेगी, इस टाइप से। फिर आते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल जहाँ पे कार्निवोरस आ जाएंगे। अब बर्ड्स जो होगा वो ग्रास ओपर को ईट कर सकता है, इस टाइप से। फिशीज होगी वो जू प्लैंक्टन को ईट कर सकती है, वोल्फ जो हो गया वो काऊ को ईट कर सकता है, इस टाइप से। क्लियर है। और फिर आता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और यहाँ पे टॉप कार्निवोरस आते हैं जैसे मैन और लायन। अब देखिए एक जो एनिमल है उसके एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन जो है वो डायरेक्टली आपका काव को ईट कर रहा है, सिंपल है, या फिर वो कोई प्लांट है, प्लांट को ईट कर रहा है, या फिर वो ग्रास ऊपर को ईट कर रहा है, या फिर वो किसी फिश को ईट कर रहा है, या फिर वो किसी ट्री को ईट कर रहा है। तो इस टाइप से जो चीज़ें होंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल के अंदर भी चला जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम बर्ड्स की मान लेते हैं, बर्ड्स यहाँ पे ग्रास ऊपर को ईट कर रहा है। क्लियर है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो ग्रास है, ग्रास में से निकलने वाला कोई जो आपका प्लांट है, कुछ और चीज़ें उसको ईट भी कर सकता है, तो वो हर्बीवोरस के अंदर भी आ सकता है। तो इस टाइप से ये आप चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए
द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। अब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था सेकंड लेवल, जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बताया था कि वो बार बार क्या होगी, एनर्जी कम होती जाएगी, एंट्रोपी उसकी इंक्रीज होती जाएगी एक आइसोलेटेड सिस्टम की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितनी जो एनर्जी आई वो 100% एनर्जी आगे नहीं पहुँच पाएगी। क्लियर है? बट उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ट्रॉफिक लेवल इन्होंने बताया है, और ये वाला जो डायग्राम है यहाँ से हमारा नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? उसके बाद में ये जो फूड वेब दिया गया है और ये जो ग्रोजिंग फूड चेन और DFC यानी डिटीरियस फूड चेन के अंदर जो रिलेशनशिप बताया, यहाँ से आपका AIPMT 2011 और नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया दिया है कि द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे जो एनर्जी ट्रैप थी वो कम होती जाएगी। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज कन्वर्टेड टू द डिटीरियस और डेड बायोमास दैट सर्व एज द एनर्जी सोर्स फॉर द डिकम्पोजर। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाएगा तो जो उसमें जितना भी एनर्जी बची है वो डिकम्पोजर के लिए चली जाएगी। ऑर्गेनिज्म एट इज ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन द दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। अब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कौन से ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा उसको वो डिपेंड करता है उससे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। इस टाइप से ऐसे समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे ये बर्ड्स है, तो ये जो बर्ड है वो बर्ड क्या किसी मेन को या फिर लायन को ईट कर पाएगा? अगर ये लिविंग है तो इस टाइप से यहाँ पर ये ईट नहीं कर पाएगा, तो ये इनको ईट कर सकता है, ग्रास होपर को। तो इस टाइप से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे है। तो अब मान लेते हैं फिश है, फिश क्या कोई लायन को और मेन को ईट कर पाएगी? नहीं, वो जूप्लैंक्टन को ईट कर सकती है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पे है और उससे नीचे कौन से ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म है, उसी के ऊपर उसकी एनर्जी डिपेंड करती है। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time and is called the standing crop। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो होता है वो कुछ लिविंग मटेरियल हमेशा प्रेजेंट रहता है। उसी लिविंग मटेरियल को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। अब ये स्टैंडिंग क्रॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2011 और नीट 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या हो गया? क्रॉप क्या होती है? फसल जिसको हम काटते हैं, जो खड़ी हुई फसल है। तो इसी टाइप से एक ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए वो देखेगा ना, जैसे एक लायन है, लायन ये देखेगा कि कितने सारे डियर उसके आसपास हैं, मान लेते हैं। क्लियर है? तो वो देखेगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके लिए स्टैंडिंग क्रॉप का काम करेगी। क्यों? क्योंकि लायन को कोई क्रॉप थोड़ी खानी है, उसको कोई वीट थोड़ी खानी है, उसको तो डियर खाना है। तो उसके लिए जो क्रॉप है वो क्या है? डियर है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो देखेगा आज का एक पर्टिकुलर डे है, आज मेरे सामने 10 डियर है, तो मैं उसमें से 1 खा सकता हूँ। तो इस टाइप से यहाँ पे वो क्या काम करेगी? स्टैंडिंग क्रॉप, यानी एक सर्टेन टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसके सामने कितना लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल बायोमास को कंट्यूम करते हैं, या फिर नंबर एज ए यूनिट एरिया, या फिर उसमें टोटल नंबर देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी डियर का एग्जांपल बताया है। द बायोमास ऑफ ए स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रेश और ड्राई वेट। अब यहाँ पे बायोमोलिक्यूल चैप्टर का लिंक आता है, और बायोमोलिक्यूल के अंदर हमने बात की थी कि किसको ड्राई वेट बोलते हैं और किसको फ्रेश वेट बोलते हैं। अगर 100% उसमें 1% भी वाटर नहीं है तो वो ड्राई वेट के अंदर आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। आपको पता है कि ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि उसमें से बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता है, बिल्कुल वाटर नहीं होता है। क्लियर है? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे 10% लॉ के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पहले भी बताया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ए ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्ट एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% लॉ। तो जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है वन ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में वो केवल 10% होती है। तो इसको लिए यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो होती है उसको 10% लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है। देखिए, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो लोअर ट्रॉफिक लेवल से जब नेक्स्ट में जाते हैं तो केवल 10% एनर्जी ही जाती है। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल प्रोड्यूसर हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन। डू यू थिंक द लिमिटेशन डिटीरियस फूड चेन? डिटीरियस फूड चेन के अंदर इतनी ज़्यादा लॉन्ग जो है वो फूड चेन नहीं चलती है। अब यहाँ पर इसको समझिए 10% लॉ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो 10% लॉ है यहाँ से AIPMT 2000 में क्वेश्चन आया था, फिर नीट 2014 में आया था। इसके अलावा जो डायग्राम है यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से समझिए। अब हम मान लेते हैं कि इसने 1000 किलो कैलोरी जो फूड है वो प्रोड्यूस किया है, किसने? प्लांट्स ने, और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? ग्रोस नहीं है, ये नेट है जो आगे जा सकती है। अब इसमें से केवल 10% पहुँचेगी, तो यहाँ पर कितनी पहुँचेगी? 100 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो पहुँचेगी। 90% जो हीट की फॉर्म में जो बाहर निकल जाएगी। अब अगर ये स्पैरो इसको ईट करिए तो यहाँ पर कितनी पहुँचेगी? केवल 10 किलो कैलोरी पहुँचेगी। इसका जो 90% है वो हीट की फॉर्म में
या किसी अदर की वजह से वो यूज़ ही नहीं हो पाएगा। अब जब ये इस पैरो को हीट करेगा तो यहाँ पे इसके पास जो एनर्जी पहुंचेगी वो केवल 1 किलो कैलोरी पहुंचेगी। तो देखिए 1000 से केवल 4 ट्रॉफिक लेवल आते आते केवल 1 किलो कैलोरी एनर्जी पहुंची है। अब जो आगे वाला जाएगा उसके पास 0.1 पहुंचेगी। तो इस टाइप से कितनी की एनर्जी पहुंचेगी, ज़्यादा एनर्जी नहीं पहुंचेगी। तो इसीलिए जो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है ग्रेजिंग फूड चेन, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। अब पिरामिड्स के आपको शेप पता है कैसी होती है, यहाँ पे जो उसका बेस होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है और जब हम एपेक्स देखेंगे तो वो काफ़ी नैरो होती है। तो यहाँ पे ये बोला गया यू मस्ट बी ए फेमिलियर विद द शेप ऑफ ए पिरामिड। द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो टुवर्ड्स द एपेक्स। One gets a similar shape whatever you express the food or energy relationship between the organism at different trophic level। जब हम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे, चाहे उसको फूड को कंपेयर करें चाहे एनर्जी का रिलेशनशिप कंपेयर करें, तो हमें कुछ एक इसी टाइप का शेप हमें देखने को मिलेगा। 10 रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बायोमास और एनर्जी। यानी यहाँ पे जो पिरामिड होंगे वो 3 टाइप के मिलेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास और एनर्जी। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। हमेशा जो बेस पे हमेशा क्या रहेंगे, प्रोड्यूसर रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर है। और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट द टर्सरी और टॉप लेवल। तो यहाँ पे इस टाइप से रहेगा कि बेस पे क्या रहेगा, हमेशा प्रोड्यूसर, और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट द टर्सरी और द टॉप लेवल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे प्रोड्यूसर रहेगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी कंज्यूमर यहाँ पे एपेक्स पे रहेगा। इस टाइप से इन्होंने बताया है। द 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडीड, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे जाएगा। देखिए ये P से मतलब है प्रोड्यूसर, PC से मतलब है प्राइमरी कंज्यूमर, SC से मतलब है सेकेंडरी कंज्यूमर और TC से मतलब है टर्सरी कंज्यूमर। अब पिरामिड ऑफ नंबर दिखाया गया है। नंबर में देखिए मान लेते हैं प्रोड्यूसर हमारे पास लगभग इतने हैं 5,84,002, ये इतने सारे हमारे पास है। उसके बाद में यहाँ पे 7 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, इस टाइप से। यहाँ पे 58 लाख है, 42,000 है, ये 7 लाख है, ये 3,54,000 और ये 3 है। तो इस टाइप से आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर जब हम ऊपर जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई गई है। देखिए पिरामिड ऑफ नंबर इन क्लास ओनली 3 टॉप कंज्यूमर्स आर स्पॉटेड इन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन नियरली 6 मिलियन। तो ये नियरली 6 मिलियन है और ऊपर देखोगे तो आप केवल 3 है। अब हम बात करते हैं ड्राई वेट यानी बायोमास के बारे में। तो यहाँ पे हमें पिरामिड ऑफ बायोमास दिया गया, पहले पिरामिड ऑफ नंबर्स दिया गया था। यहाँ पे देखो बायोमास के अंदर हम ड्राई वेट ले रहे हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये 809 है, ये 37 है, 11 और ये केवल 1 है। तो यहाँ पे आप देखोगे 809 किलोग्राम से यहाँ पे केवल 1.5 है। तो ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर, इस टाइप से यहाँ पे दिया गया है। अब हम आप देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इन्वर्टेड पिरामिड है। इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब है प्रोड्यूसर आप देखोगे कम है जबकि प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा है। तो इस टाइप का जो पिरामिड होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट द लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द जूप्लैंक्टन। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन 4 है, उसके ऊपर जूप्लैंक्टन 21 है। इस टाइप का हमें इन्वर्टेड जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादातर ओशियन में देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। देखिए ये है एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑब्जर्व दैट द प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1%, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इससे पहले एनर्जी फ्लो वाले के अंदर बताया था 1%। अब ध्यान से देखिए क्या है, that primary producer convert only 1% of the energy in the sunlight available। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो केवल और केवल कंप्लीट की बात की, इन्होंने पार की बात नहीं किया। टोटल का केवल 1% यूज़ होता है। पार का कितना हो जाएगा, पार होता है उसका 50%, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2% ऑफ द पार। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का केवल 2% और टोटल सनलाइट जो एनर्जी है उसका केवल 1% यूज़ किया जाता है इनटू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बनाने के लिए। अब आपको बता दें एनर्जी में हमेशा यहाँ पे देखिए 10,000 है, फिर 1,000, फिर 100 और फिर 10। तो यहाँ पर ये क्या है 10% ला चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो ऑलवेज कितनी होगी, यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा वो ऑलवेज और ऑलवेज अपराइट बनेगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बन सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार यहाँ पे क्योंकि नीट में क्वेश्चन आए हैं, अभी आपको आगे बताते रहेंगे। देखिए आगे देखिए, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉफिक लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं उन सबको काउंट करना पड़ेगा, चाहे एनर्जी, चाहे बायोमास, चाहे नंबर, कोई भी काउंट कर रहे हैं जब हम पिरामिड बना रहे हैं। तो नो जनरलाइजेशन we make will be the true if we take only a few individual at any trophic level into the account। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनके अंदर सभी स्पीसीज जितने भी ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं उनको लेना पड़ेगा। सेकेंडरी कंज्यूमर में सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं उनको लेना पड़ेगा और टर्सरी के अंदर भी जितने भी सभी आ सकते हैं उनको लेना पड़ेगा। इस टाइप से नहीं कुछ एक स्पीसीज ले रहे।
ऑल्सो ए गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली। अब आपको पता है जैसे ह्यूमन टर्सरी के अंदर भी आ सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर भी आ सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर भी आ सकता है ह्यूमन। जो ओमनिवर्स हो सकते हैं वो कहीं भी आ सकते हैं, इस टाइप से हो सकता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें भी होती है, प्रोड्यूसर के अंदर वो कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल के अंदर भी आ सकता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट ए फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीसीज एच ए सच। कोई एक स्पीसीज नहीं हो सकती है, वो केवल उसका फंक्शनल लेवल बनाने के लिए हमने उसका ट्रॉफिक लेवल बता दिया है। ट्रॉफिक लेवल उसका एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ए गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक की इकोसिस्टम के अंदर वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आ सकता है। सबसे आपको अच्छे से पता है ह्यूमन का, पर उसके आगे एक एग्जांपल दिया गया जहाँ से AIPMT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर एग्जांपल स्पैरो, ये मैं आपको पहले भी बताया था। स्पैरो जो होती है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो सकती है। अगर वो सीड फ्रूट वगैरह जो है, पीस वगैरह इनको ईट कर रही है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होगी, यानी डायरेक्टली प्लांट से ले रही है। और सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी जब वो इंसेक्ट और वॉर्म वगैरह को ईट करेगी, क्योंकि इंसेक्ट क्या करेगा, पहले फ्रूट वगैरह को ईट करेगा और फिर इसको अगर वो करेगी तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी एक स्पैरो। तो स्पैरो भी है, वो एक टाइम पे प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकती है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकती है। कैन यू वर्क आउट द हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन बीइंग्स ए फंक्शन। तो ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर में भी जा सकते हैं ह्यूमंस। क्लियर है। ओके, इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ द बायोमास आर अपराइट। अब देखिए ज़्यादातर जो इकोसिस्टम, इन्होंने ऑल इकोसिस्टम नहीं बोला है, इन्होंने मोस्ट इकोसिस्टम बोला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मोस्ट इकोसिस्टम होते हैं वहाँ पे जितने भी पिरामिड होते हैं, चाहे नंबर के हो, चाहे एनर्जी के हो, चाहे बायोमास के हो, वो ज़्यादातर अपराइट होते हैं। प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर, प्रोड्यूसर हमेशा ज़्यादा रहते हैं इन नंबर, बायोमास एंड द हार्बिवर्स, एंड द हार्बिवर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवर्स। ऑल्सो एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर एंड देन एट द हायर ट्रॉफिक लेवल। अब एनर्जी भी देखोगे तो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे 1,000 हो रही है, यहाँ पे केवल 100 हो रही है, यहाँ पे केवल 10 हो रही है। यहाँ पे देखोगे इससे ज़्यादा, यहाँ पे देखो इससे ज़्यादा, यहाँ पे देखोगे इससे ज़्यादा। तो इस टाइप से इन्होंने बताने की कोशिश की है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब ये वाला पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो दो पैराग्राफ हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्शन वाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कितने इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हमारे पास AIPMT 2010 में क्वेश्चन आया, देन AIPMT 2012 में क्वेश्चन आया, देन हमारे पास में नीट 2018 में आया, 19 में आया, 2021 में आया, और इसके अलावा यहाँ पे AIPMT 2011 में भी क्वेश्चन आ चुका है, जो कि हमारा ये वाला यहाँ से इस पैराग्राफ से। क्लियर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना, ध्यान से देखिए। देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। ज़्यादातर हमने ये बोला कि इस टाइप से अपराइट होगा, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकते हैं। देखिए किसमें, इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री। अगर मैं एक बिग ट्री ले लेता हूँ, एक ही ट्री ले लेता हूँ, केवल सिंगल ट्री ले लेता हूँ, तो अब यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, जो प्रोड्यूसर है, क्लियर है, वो कितना है, केवल 1 है। अगर मैं वहाँ पे उसके काउंट करता हूँ किसको, नंबर ऑफ इंसेक्ट को। देखिए इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री, तो इंसेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये इस टाइप से भी बन सकता है। यानी यहाँ पे केवल 1 था, फिर यहाँ पे बहुत सारे हो चुके हैं, 1 लेते हैं, 1 लाख हो गए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ जो होंगे वो आपके बर्ड्स मान लेते हैं जो इंसेक्ट को फीड करेंगे, ये मान लेते हैं हम केवल 10,000 मान लेते हैं, 10,000 मान लेते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे उन्होंने बोला, नाउ एड एन एस्टिमेट टू द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट एज ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्ज बर्ड्स ईटिंग द स्मॉलर। अब यहाँ पे लार्ज बर्ड्स मान लेते हैं जो इन स्मॉल बर्ड्स को ईट करते हैं, ये केवल हम मान लेते हैं 50। तो इस टाइप से भी हो सकता है कि यहाँ पे जो उसका बेस है वो काफ़ी नेरो, उसके बाद में जो है वो इस टाइप से शेप भी आ सकती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ड्रॉ द शेप यू वुड गेट, ये तो हमने बता दिया आपको। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देखिए द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। जो सी के अंदर जो बायोमास का पिरामिड होता है वो जनरली कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश इज फार एग्जिस्ट देन द फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा बायोमास हमेशा फिशेस का होता है, इसलिए। इज नॉट दैट ए पैराडॉक्स, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस। ये अब आपको थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा, बट अजीब सा क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, और यहाँ पे ये एक्वेटिक्स इकोसिस्टम है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग चल रही है, इसलिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा वो हमेशा अपराइट रहेगा, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ये कभी भी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता है। बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट इन द ईच स्टेप। ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल
गिवन टाइम एट एनुअल पर यूनिट एरिया। तो ये हमने बात की थी, जो यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया इसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब ये चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी लग रही है, बट इसके भी हर चीज़ के कुछ लिमिटेशन होते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन टू द इकोलॉजिकल पिरामिड सच एज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू और मोर ट्रॉफिक लेवल। अब यहाँ पर एक ही सेम स्पीसीज जो है वो 2 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है, इस चीज़ को ये अकाउंट नहीं करता है। इट एज्यूम ए सिंपल फूड चेन, ये हमेशा ये मान के चलता है कि एक सिंपल फूड चेन है, ये कभी फूड वेब को नहीं कंसिडर करता है। समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट एकोमोडेट ए फूड वेब, ये फूड वेब को कंसिडर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि फूड वेब के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा के ऊपर फीड कर सकता है। मोर एवर सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन एट एनी प्लेस। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो डीकम्पोजर्स थे वो कहीं पर भी नहीं बताए, इन्होंने केवल कंज्यूमर ये बता दिया, पर डीकम्पोजर्स कहीं पर भी नहीं बताए। जबकि हमने देखा था कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है उसके अंदर जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, टेरेस्ट्रियल के अंदर जो आपकी डीएफसी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जीएफसी, तो वो तो कहीं बात भी नहीं किया। इवन तो दे प्ले ए वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम, जबकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। आपके कौन, जो सेप्रोफाइट होते हैं वो भी, उनका कहीं भी बात नहीं की गई है। क्लियर है? ओके, तो अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, उसके अंदर जो स्पीसीज का चेंज आ रहा है, मतलब पहले जो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे अब कोई और ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उनके अंदर डेवलपमेंट हो रही है इवोल्यूशन के अंदर, तो इस टाइप से जो चेंज आता है, यहाँ पे इवोल्यूशन का रिकॉर्डिंग नहीं है, आप ये मत मानना, बट यहाँ पे जो भी स्पीसीज कंपोजिशन के अंदर जो चेंज आ रहा है, एक प्रेडिक्टेबल चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। क्लियर है? लास्ट में क्या होता है, जो भी चेंज आता है ना वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट आता है, यानी बाहर का जैसा एनवायरनमेंट है उस स्पीसीज के अंदर भी उस टाइप का चेंज आ जाएगा, और फिर लास्ट में एक ऐसी जो कम्युनिटी बन जाएगी वहाँ पे जो कि लगभग इक्विलिब्रियम है एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या सब किसके अकॉर्डिंग होता है, ये होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए, यू हैव लर्न इन द चैप्टर 13 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। तो हमने वहाँ पे पॉपुलेशन पढ़ा था, कम्युनिटी पढ़ी थी, इसके अलावा वहाँ पे वो रिस्पॉन्स जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं वो भी हमने पढ़ा था। And how such responses vary from an individual response. Let us examine another aspect of a community response to the environment over time. तो environment over the time, यानी टाइम के अकॉर्डिंग एक environment के अंदर चेंज आया और फिर वहाँ पे क्या कम्युनिटी के अंदर चेंज आया और कैसे उसमें रिस्पॉन्स किया, उसके बारे में बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। देखिए, an important characteristics of all the communities is that their composition and structure constantly change in response to the changing environmental condition. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जितनी भी कम्युनिटी होती है वो अपने कंपोजिशन, अपने स्ट्रक्चर को हमेशा चेंज करती रहती है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगी, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी आप देखोगे क्लाइमेट चेंज काफ़ी एक मुद्दा हो चुका है, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत सारा जो है वो एनवायरमेंट के अंदर इस टाइप का चेंज होगा, जहाँ पर जो एडवांस स्पीसीज़ है वो सर्वाइव कर पाएगी और बहुत सारी स्पीसीज जो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इस टाइप का चेंज जब आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, ये चेंज होता है वो एक ऑर्डर के अंदर होता है, एक सीक्वेंस के अंदर होता है। पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसा जैसा एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्पीसीज वगैरह उनमें चेंज होता रहेगा। दी चेंजेस लीड फाइनली टू ए कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम, और फिर उसके बाद में एक ऐसी कम्युनिटी बनती है जो लगभग इक्विलिब्रियम के अंदर होती है विद द एनवायरनमेंट, यानी वो एनवायरनमेंट के साथ में अच्छे से जो है वो तालमेल बिठा सकती है, उसका अच्छे से लिंक बन जाता है विद द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो लास्ट में कम्युनिटी बनती है जो इक्विलिब्रियम होती है विद द एनवायरनमेंट, उस कम्युनिटी को क्या बोला जाता है, क्लाइमेक्स बोला जाता है। अब आप कोई मूवी देखने जाते हो, आप कहते हैं ना क्लाइमेक्स, यानी लगभग एंड आने वाला है, तो लगभग उसके आसपास आ चुकी है, यहाँ पे जैसा एनवायरनमेंट चेंज होना था हो चुका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पीसीज आ चुकी है। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन गिवन एरिया इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको बोलते हैं, ग्रेजुअल यानी काफ़ी स्लो, फेयरली प्रेडिक्टेबल जिसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कैसा चेंज आएगा, इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया, एक गिवन एरिया के अंदर उसमें स्पीसीज में कंपोजिशन में कैसा चेंज आएगा उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया, उस टाइम पे क्या होता है, कुछ एक स्पीसीज एक एरिया के अंदर आ जाती है, एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज डिक्लाइन एंड इवन डिसअपियर। जैसा कि हमने देखा था डायनासोर के केस में, डायनासोर डिसअपियर हो गए और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ह्यूमंस जो वो डेवलप हो गए। आज हमने ह्यूमंस जो है वो ज़्यादा मोर एडवांस हो गए और हमें जो है वो डिसअपियर क्या हो गए, डायनासोर्स हो गए। तो इस टाइप से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आया था, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन आया था। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन गिवन एरिया इज कॉल्ड द सीरी। वो एक पूरा सीक्वेंस
पूरी कम्युनिटी का एक सीक्वेंस जिसके तरह से चेंज आया था उसको बोलते हैं सेरी। एक एरिया के अंदर जैसे अर्थ के ऊपर डायनासोर चले गए, ह्यूमन आ गए, ये पूरा एक सीक्वेंस, कंप्लीट एक सीक्वेंस क्या कहलाएगा? सेरी कहलाएगा। अब इसके अंदर छोटे छोटे कम्युनिटीज़ के अंदर जो चेंज आ रहे होंगे वो सीरियल स्टेज या फिर सीरियल कम्युनिटी कर लाएगी। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ आर टर्म्ड सीरियल स्टेज और सीरियल कम्युनिटी। इसको ऐसे समझिए कि जैसे डायनासोर से अभी जो मॉडर्न एडवांस ह्यूमन बींग है वो डायरेक्टली नहीं आया था, उसके अंदर बहुत सारे चेंज आए थे, कुछ एक कम्युनिटीज़ आई थी, जैसे रामापिथेकस आए थे, क्लियर है। तो इस टाइप से जो चेंज आए थे, होमो हैबिलिस आए थे, होमो इरेक्टस आए थे, तो इस टाइप के जो चेंज आए थे, जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी बनी थी वो क्या थी? सीरियल स्टेज थी, सीरियल कम्युनिटी थी। और इवोल्यूशन में क्या होता है कि अभी भी हम और एडवांस होते जाएंगे और भी इसमें चेंज आते जाएंगे, तो अभी हम नहीं बोल सकते कि हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। बट अभी जो हमारा नेचर के साथ में क्या है, हम इक्विलिब्रियम है, जैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम सर्वाइव कर पाते हैं। In the successive serial stage, there is a change in the diversity of species of organism, increase in the number of species and organism as well as the increase in the total biomass. तो जैसे जैसे सीरियल स्टेज के अंदर चेंज आते हैं तो वहाँ पे डाइवर्सिटी स्पीसीज के अंदर भी चेंज आते हैं और टोटल बायोमास के अंदर भी चेंज आता है। द प्रेजेंट डे कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकम ऑफ सक्सेशन दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ। तो प्रेजेंट डे पे जो भी हम कम्युनिटी देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, तो वो सब कम्युनिटी किसका रिजल्ट है? जो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर जो एनवायरनमेंट में चेंज आए उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग स्पीसीज में चेंज आए, तो वो सारा सक्सेशन हुआ। एक्चुअली सक्सेशन इन इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट द टाइम। तो जो सक्सेशन और इवोल्यूशन होता है वो हमेशा क्या रहता है? पैरेलल प्रोसेस रहता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सक्सेशन इज हैंस ए प्रोसेस दैट स्टार्ट इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सक्सेशन वहाँ पे स्टार्ट होगा जहाँ पे उससे पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्लियर है? अब आप कहोगे कि अभी आप एग्जांपल दे रहे थे कि डायनासोर थे, फिर ह्यूमन आ गए, डायनासोर थे, फिर वो कहाँ चला गया? वो भी सक्सेशन के अंदर आएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक प्राइमरी सक्सेशन आता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन आता है। प्राइमरी सक्सेशन ये कि उससे पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे भी नहीं, तो वो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर आएंगे। सेकेंडरी के अंदर कैसे आएंगे? जैसे पहले डायनासोर्स थे बट वो किसी वजह से चले गए, गायब हो गए एकदम से, अर्थ के अंदर ही उनकी डेथ हो गई सब कुछ। उसके बाद में वहीं से वापस कोई अलग कम्युनिटी स्टार्ट हुई जैसे ह्यूमन वगैरह, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर आ गए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, These could be areas where no living organism ever exist, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे आज तक कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल बेयर रॉक, और इन एरिया दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट देयर, या फिर वो एरिया जहाँ पे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो एग्जिस्ट अब नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वो बाहर चले गए हैं। तो उस वजह से यहाँ पर क्या हो गया? वो सारे ऑर्गेनिज्म लॉस्ट हो गए। वहाँ पर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो वो किसके अंदर आता है? सेकेंडरी के आता है। देखिए, द फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी कहाँ पे आता है? जहाँ पे नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्ट, वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। पर द लेटर सेकेंडरी सक्सेशन क्या कहलाता है? वो एरिया जहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बट वो लॉस्ट हो गए किसी भी वजह से, तो उस वजह से वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी? ओके। एग्जाम्पल ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स न्यूली कूल्ड लावा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए जहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है। न्यूली कूल्ड लावा, अब जहाँ पे कहीं पे लावा कूल हुआ है तो उससे पहले वहाँ पे कोई भी लिविंग ओरिजिन नहीं थी। बियर रॉक हो गया, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड हो गया, रिजर्वायर हो गया, इस टाइप से। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वहाँ पे जब कोई कम्युनिटी को ग्रो करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। बिफोर ए बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टेब्लिश देयर मस्ट बी ए सोइल। तो उससे पहले वहाँ पे सोइल जरूर होनी चाहिए। डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस सेवरल 100 to several thousand ईयर टू प्रोड्यूस फर्टाइल सोइल। तो इस सारे प्रोसेस में जो है वो 100 to thousands ऑफ ईयर लग सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन के अंदर, वहाँ पे एक फर्टाइल सोइल बनाने के लिए ही। तो आप समझ सकते हो कि प्राइमरी सक्सेशन जो है वो काफ़ी स्लो होता है। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? बिगन इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैव बीन डिस्ट्रॉयड सच एज अबैंडन्ड फार्म लैंड्स, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, यानी जहाँ पे कोई फॉरेस्ट था उसको कट कर दिया, कहीं फ्लड आ गई या कोई भी अदर रीज़न है, तो वहाँ पर जो सक्सेशन होगा वो काफ़ी फास्ट होगा क्योंकि वहाँ पे सोइल जो वो ऑलरेडी फर्टाइल है या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें अभी प्रेजेंट है। सिंस सम सोइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि सेकेंडरी सक्सेशन जो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकस ऑन चेंज इन द वेजिटेशन। ज़्यादातर इसका जो मेन पर्पज होता है वो वेजिटेशन पे होता है।
However, these vegetational change in turn affect food and shelter for various type of animal. अब क्योंकि जितने भी एनिमल्स है, जितने भी कंज्यूमर है, वो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, तो अगर प्रोड्यूसर में कुछ चेंज आएगा तो वो हमें एनिमल्स यानी जो कंज्यूमर है उनके अंदर भी देखने को मिलेगा। दस एज सक्सेशन प्रोसीड द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर ऑल्सो चेंज, तो वहाँ पे डिकम्पोजर और टाइप्स ऑफ एनिमल जो वो भी चेंज हो जाएंगे। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूशन फायर फॉरेस्ट एक्सेट्रा कैन कन्वर्ट ए पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू ए अर्लियर स्टेज। कोई भी एक नेचुरल या फिर ह्यूमन के द्वारा आग लग जाए कोई फॉरेस्ट में, या फिर कुछ ऐसी अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें थी पहले, जो भी एक सीरियल स्टेज बना हुआ था, वो वापिस से सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वापिस से हमें उस प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंस क्रिएट न्यू कंडीशन, और यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि पहले जो स्पीसीज थी जो डोमिनेट कर रही थी, हो सकता है कि वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाए और एक नई स्पीसीज आ जाए। फॉर केस इन द केस ऑफ डायनासोर, जैसे डायनासोर पहले डोमिनेट कर रहे थे, वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए और आज डोमिनेट कर रहे हैं ह्यूमंस। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं सक्सेशन ऑफ द प्लांट्स के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सक्सेशन ऑफ द प्लांट्स, इसी के अंदर एक सब हेडिंग आती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर दो एरिया, एक हम हाइड्रेज सक्सेशन बोलेंगे, एक जीरी कंडीशन बोलेंगे। हाइड्रेज जहाँ पे पहले केवल वाटर है या फिर वेट एरियाज है, और जीरी जहाँ पे बहुत ही ड्राई कंडीशन है, वहाँ पे हम दोनों का कंडीशन क्या होगी, वहाँ पे हम बनाएंगे क्या, मीजिक कंडीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मीजिक कंडीशन, जो कि मीडियम वाटर कंडीशन होती है। मीजिक कंडीशन, चाहे वो हाइड्रेज है तो भी हम मीडियम कंडीशन बनाएंगे, और बिल्कुल ड्राई है तभी हम मीडियम कंडीशन बनाएंगे। देखिए, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट वेदर इट इज़ वाटर और वेरी वेट एरियाज, एक जहाँ पे बहुत सारा वाटर है और इट इज़ वेरी ड्राई एरिया, सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्राज और जीराज रिस्पेक्टिवली। हाइड्राज समझ सकते हो, हाइड्रा किसके लिए यूज़ किया जाता है? हाइड्रो यूज़ किया जाता है वाटर के लिए। जीरिक मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी वाटर नहीं है, बिल्कुल ड्राई जो कंडीशन होती है, जीरिक कंडीशन उसको बोलते हैं। तो देखिए, हाइड्राज कंडीशन कहाँ पे होगी? हाइड्राज सक्सेशन टेक प्लेस इन द वेट एरिया, जहाँ पे बहुत सारा वाटर है। एंड द सक्सेशनल सीरियल प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मीजिक कंडीशन। मीजिक होता है मीडियम, ना ज़्यादा वाटर है ना ज़्यादा जीरिक कंडीशन है। एज अगेंस्ट दिन जीरिक कंडीशन में क्या होगा? टेक प्लेस इन द ड्राई एरिया, ये नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे होगी? ड्राई एरिया में होगी। एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जीरिक टू मीजिक कंडीशन। अल्टीमेटली जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है यहाँ पे वो मीजिक कंडीशन है, यानी मीडियम कंडीशन है। Hence, both hydras and xeric succession lead to the medium water condition mezic, neither too dry और नॉट टू वेट, ना तो ज़्यादा वेट है और ना ही ज़्यादा ड्राई है, वो मीजी कंडीशन होती है। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले जीरी कंडीशन की बात करेंगे, और जीरी कंडीशन में क्या हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। देखिए, द स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया आर कॉल्ड द पायोनियर स्पीसीज। अब पायोनियर स्पीसीज क्या होती है, क्या ये मीजी कंडीशन होती है? यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 में, नी 2015 में और नी 2016 में क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। मीजिक कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है, हाइड्राज समझ में आ चुकी है, जीरा कंडीशन समझ में आ चुकी है। पाइनियर स्पीसीज की बात करती है। पाइनियर स्पीसीज वो स्पीसीज कहलाती है जो सबसे पहले जाएगी, जो भी प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है वहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट करेगी सक्सेशन को, वो स्पीसीज होती है पाइनियर, यानी सबसे पहले जाने वाली। अब देखिए, इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स देयर आर यूजुअली लाइकन। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें जीरिक कंडीशन के अंदर, तो वहाँ पे केवल रॉक्स प्रेजेंट है, वाटर नहीं है ना, वहाँ पे केवल रॉक्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पे पाइनियर स्पीसीज जो होगी वो लाइकन होगी। अब लाइकन क्यों होगी? विच आर एबल टू सीक्रेट एसिड टू डिजोल्व रॉक्स। अब ये जो लाइकन होंगे वो कुछ एसिड सीक्रेट करेंगे जो कि रॉक को डिजोल्व करेंगे। उसके बाद में क्या होगा? हेल्पिंग इन वीदरिंग द सॉइल फॉर्मेशन। उसके बाद में सॉइल वीदरिंग हो जाएगी। दीज लेटर पेव वे टू सम स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट। उसके बाद में लाइकन के बाद में मान लीजिए ऐसे है कि कुछ ब्रायोफाइट ग्रो कर गए, अगर वो वाटर कंडीशन है, तो इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें होगी। विच आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉइल, दे आर विद टाइम सक्सेस बाय द हायर प्लांट्स एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेज अल्टीमेटली ए स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी इज फॉर्म्ड। और धीरे धीरे उसमें इस टाइप से चेंज आते रहेंगे और बाद में क्या बन जाएगा? फॉरेस्ट बन जाएगा। The climax community remains stable as long as the environment remain unchanged. With the time, xerophytic habitat get converted into the mesophytic. और टाइम पे क्या होगा? जो जीरोफाइटिक कंडीशन थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीजोफाइटिक कंडीशन में हो जाएगी। अगर वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं रहेगा तो वो एनवायरनमेंट के अंदर फॉरेस्ट बन जाएगा। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, अब वाटर के अंदर जो आपकी पाइनियर स्पीसीज होगी वो क्या होगी? इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पाइनियर आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। आपको याद रखना है, जीरी कंडीशन के अंदर जो पाइनियर स्पीसीज थी वो लाइकन बताई गई है, और जो प्राइमरी सक्सेशन जो वाटर है वहाँ पर जो बताई गई है वो फाइटोप्लैंक्टन बताई गई है। Which are replaced with time by rooted submerged plants, rooted floating angiosperm, followed by the free floating plants, and then reed swam, Mars meadows curve, and finally the trees. The climax again would be forest with the time water body converted into land. अब इस चीज़ को आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे हमें पहले फाइटोप्लैंक्टन है, केवल और केवल क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है।
अब इसको नाम से भी याद कर सकते हो, ABCD, ये जो नाम लिखी हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो स्टेज आती है वो आती है सबमर्ज्ड जो प्लांट स्टेज है इस टाइप से। उसके बाद में जो आती है वो आती है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट। यहाँ पे सबमर्ज्ड भी है और ये कुछ फ्री फ्लोटिंग भी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये रीड स्वैम्प स्टेज है। इस टाइप की जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं रीड स्वैम्प स्टेज। फिर इसको बोलते हैं मार्स मीडियो स्टेज। इस टाइप की स्टेज आ गई उसको बोलते हैं मार्स मीडियो स्टेज। और फिर देखेंगे हम स्कर्ब स्टेज, इसको क्या बोलेंगे, स्कर्ब स्टेज बोलेंगे। और देन लास्ट में हमारे पास क्या निकल के आएगा, फॉरेस्ट बन जाएगा। इस टाइप से हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट। ये प्राइमरी सक्सेशन में इस टाइप से दिखाया गया है। ये इस टाइप से नाम याद रख सकते हो, ये ABCD करके इस टाइप से आ सकता है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन के बाद में सबमर्ज, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड्स में, फिर मार्स मीडियो और फिर स्कर्ब स्टेज। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके अब बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन में। इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीसीज दैट इनवेट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। अब सेकेंडरी सक्सेशन में डिपेंड करता है कि वहाँ पे कंडीशन ऑफ सॉइल कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, ऑल्सो द सीड और अदर प्रोपोग्यूल प्रेजेंट। वहाँ पे कोई सीड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन में हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पे ऑलरेडी पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। Since soil is already there, the rate of the succession is much faster than hence climax is also reached more quickly। तो इसी वजह से क्योंकि पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और ये काफ़ी फास्ट होगा तो क्लाइमेक्स जल्दी से पहुंच जाएंगे। What is important to understand is that the succession, particularly primary succession, is very slow process। ये कई बार बता चुका हूँ कि प्राइमरी सक्सेशन सबसे ज़्यादा स्लो होता है एंड मे बी टेक अप टू थाउजेंड्स टू द ईयर्स फॉर द क्लाइमेक्स टू बी रीच। और ये बहुत सारे हजारों साल ले सकता है क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द सक्सेशन वेदर टेक प्लेस इन द वाटर ऑन द लैंड प्रोसीड टू ए सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी द म्यूजिक। चाहे वो कहीं पर भी हो रहा हो, चाहे वो लैंड पे हो रहा है, चाहे वाटर पे हो रहा है, अल्टीमेटली जो कंडीशन पहुंचेगी वो म्यूजिक कंडीशन के अंदर पहुंच जाएगी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में। यानी जो न्यूट्रिशन है वो एक साइक्लिक वे में रोटेट होते रहते हैं। You have studied in the class 11 that organism need a constant supply of nutrients to grow, reproduce and regulate various body function। यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, रिप्रोडक्शन और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो बार बार लेते हैं। हम फूड के अंदर भी क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स ही लेते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड टू एज द स्टैंडिंग स्टेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्टैंडिंग स्टेट से 2021 में क्वेश्चन आया था। अब स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, क्लियर है, वहाँ पर उस सॉइल के अंदर कितने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अभी प्रेजेंट है, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, कैल्शियम, इस टाइप के कितने सारे न्यूट्रिएंट्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप एक अलग था, वो बायोमास से रिलेटेड था, और ये स्टैंडिंग स्टेट एक अलग चीज़ है, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है। इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एज ऑल्सो एज ए सीजनल बेसिस। तो ये अलग अलग हो सकती है सीजनल पे, और यहाँ पे ये इकोसिस्टम पर भी डिपेंड करती है। वट इज इंपॉर्टेंट इज टू अप्रिशिएट दैट द न्यूट्रिएंट्स विच आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। अब यहाँ पर क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कभी भी इकोसिस्टम से लॉस नहीं होते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं, रेदर दे आर रिसाइकल टाइम एंड अगेन इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो टाइम के अकॉर्डिंग रिसाइकल हो जाते हैं और वापस वो इनडेफिनेटली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। The movement of nutrients elements through the various component of ecosystem is called the nutrient cycle। अब जो एक इकोसिस्टम होता है उसके अंदर बहुत अलग अलग, जैसे वो प्रोडक्टिविटी में जाते हैं, यानी जो प्रोडक्शन करें वहाँ पर जाते हैं, फिर वो कंज्यूमर में जाते हैं, फिर वो आपकी जो डिटीरियस फूड चेन है वहाँ पर भी जाते हैं, फिर वो वापस सॉइल में चले जाते हैं। इस टाइप से यहाँ पर जो वो साइकिल अलग अलग चलते रहते हैं और वो एक इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट में भी चलते रहती है। अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, जो ये न्यूट्रिएंट साइकिल होती है उसका एक अनदर नेम किया गया, याद रखना होगा आपको, बायो जियो केमिकल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब होता है रॉक्स, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गई, इस टाइप के जो होते हैं उनको बोलते हैं जियो, ठीक है। और उसके अंदर जो केमिकल्स है उनकी साइकिलिंग होती रहती है। तो बायो जियो केमिकल साइकिल जो है वो भी न्यूट्रिएंट साइकिल का एक अनदर नाम है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट साइकिल यहाँ पे 2 टाइप की बोली गई है, एक गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल। अब यहाँ पे देखिए कार्बन साइकिल दिखाया गया हमारे सामने, ये है देखिए सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल जो आती है वो गैसियस एक्सचेंज के अंदर आती है। सिंपल आप देखोगे यहाँ पर, सिंपल सबसे पहले देखिए, अगर कोई वो मतलब व्हीकल चल रहे हैं तो वहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल है उनका बर्न हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो रहा है। कहीं फायर लगी है तो वहाँ पे क्या होगा, जो CO2 वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगी। अब ये जो CO2 है एटमॉस्फेयर के अंदर की, ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज़ की जाती है प्लांट्स के द्वारा, और फिर प्लांट से डिटीरियस फूड चेन के अंदर भी चली जाती है, और ये काव के अंदर भी चली जाती है। इस टाइप से आप समझ रहे हो, यहाँ पे काव का मतलब है कि जो भी कंज्यूमर है प्लांट से डायरेक्ट, वो हर्बीवोर्स वगैरह, वहाँ पर भी जो वो चली जाती है क्या,
आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। इसके अलावा देखिए जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है या फिर डीकम्पोजिशन होता है तब भी CO2 जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है। इसके अलावा जो CO2 एटमॉस्फेयर है वो और कहाँ पे यूज़ होती है, जो कैल्केरियस सेडिमेंट होती है जो ओशन के अंदर होते हैं वहाँ पर वो जो है वो भी CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ये चीज़ भी आपको पता चल चुकी होगी। ये सब कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है CO2 साइकिल के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे रिजर्वॉयर के बारे में। द रिजर्वॉयर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल जैसे नाइट्रोजन कार्बन साइकिल एक्सेट्रा एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन और कार्बन वगैरह होते हैं इनके रिजर्वॉयर होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर यानी बाहर। क्लियर है। जैसे हवा के अंदर होंगे वहाँ पे हमें कार्बन भी मिलेगा और वहाँ पे हमें नाइट्रोजन भी मिलेगा। एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल जैसे आपका सल्फर हो गया फॉस्फोरस हो गया, ये जो सेडिमेंट्री साइकिल है इनके जो रिजर्वोयर होंगे इज लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट। इनके जो रिजर्वोयर होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Environmental factor like soil, moisture, pH, temperature, etc. regulate the rate of the release of nutrients into the atmosphere. अब जो environmental factor होते हैं जैसे soil हो गई, moisture हो गया, pH हो गया, temperature हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वहाँ से जो रिजर्वोयर है वहाँ से कितना न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज होगा। द फंक्शन ऑफ द रिजर्वोयर इज, जो रिजर्वोयर है उसका फंक्शन क्या होता है, टू मीट विद द डेफिशिएंट विच अकर्स ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स। तो जो रिजर्वर होता है उसका मेनली काम ये होता है कि जहाँ पे भी कमी हो गई है वहाँ पे उन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना। किसी भी वजह से इम्बैलेंस हो सकता है, यानी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर ले लिए जाएँ या फिर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर रिलीज कर दिए जाए तो उस टाइप का जो इम्बैलेंस होता है उसको मेंटेन किया जाता है। और वो सब कुछ मेंटेन किसकी वजह से किया जाएगा, जो रिजर्वर होता है वहाँ से। क्लियर है। ओके अब जो नाइट्रोजन साइकिल थी उसको तो हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था। यहाँ पे हम कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम के अंदर कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल यहाँ पे बात कर रहे हैं गैसीय साइकिल के बारे में। क्लियर है। ओके देखिए व्हेन यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन कंस्टिट्यूट 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म अगर उसको हम बिल्कुल ड्राई कर देते हैं यानी उसमें से कुछ भी वाटर नहीं रहेगा, 100% वाटर को रिलीज कर दिया जाएगा, तो जो ड्राई वेट है उसमें 49% क्या होता है, कार्बन होता है। ये जो हमारा बायोकेमिकल वाला जो चैप्टर था बायोमोलिक्यूल्स वाला क्लास 11th के अंदर वहाँ पर टेबल भी दी गई थी। एंड इज नेक्स्ट ओनली टू द वाटर। अगर यहाँ पे अगर वाटर को बात करें, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर मिलेगा फिर कार्बन मिलेगा। इफ़ यू लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन वी कैन फाइंड दैट 71% ऑफ द कार्बन इज फाउंड इन डिसॉल्व्ड इन द ओशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल देखिए जो 71% है टोटल हमारे अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो भी 70% के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो भी ओशन के अंदर डिजोल्व है 71%। दिस ओशनिक रिजर्वोयर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे जो ओशनिक रिजर्वोयर है वो क्या करती है, कुछ एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रेगुलेट करती है। डू यू नो द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन अबाउट 1% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन। अब आप यहाँ पे देखिए जो टोटल एटमॉस्फेयर है वहाँ पर केवल 1% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन जो है उसका केवल 1% हमें एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है। ओके इसके अलावा कौन रिजर्वर हो सकता है, फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट ए रिजर्वर ऑफ द कार्बन। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो भी रिजर्वर की तरह हो सकते हैं। कार्बन साइकिलिंग अकर थ्रू द एटमॉस्फेयर ओशन एंड थ्रू द लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा जो कार्बन साइकिल होती है वो किसके थ्रू होती है, एटमॉस्फेयर के थ्रू होती है, इसके अलावा ओशन के थ्रू होती है, और जो लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू भी कार्बन साइकिल चलती रहती है, वो हमने डायग्राम के अंदर देखा था। According to one estimate, 4 into 10 की पावर 13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर हम कितना 4 into 10 की पावर 13 किलोग्राम ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हर साल हम फिक्स कर देते हैं। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़। और उसके अलावा एक बहुत अच्छा अमाउंट जो जितनी भी हम फिक्स करते हैं उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट जो CO2 वो वापस आ जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। किसकी वजह से, जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर प्रोड्यूसर की या कंज्यूमर की किसी की भी, तो उसके थ्रू वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 आ जाती है। Decomposer also contribute substantially to CO2 pool by the processing of the waste material and dead organic matter of land और ocean। अब यहाँ पर जो decomposers होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं CO2 के अंदर। Some amount of the fixed carbon is lost to sediment and removed from the circulation। और कुछ एक कार्बन जो होती है वो सेडिमेंट के अंदर रिमूव हो जाती है और वो वापस साइकिल में नहीं आ पाती है कभी भी। बर्निंग ऑफ वुड, अब यहाँ पे देखिए CO2 का लेवल कब बढ़ता है, अगर हम वुड को बर्न कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर लग चुकी है, या फिर कंब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिविटीज आर एडिशनल सोर्स फॉर द रिलीज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ सकता है। और यहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन आ भी चुका है तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है।
ओके इसके अलावा देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो भी कार्बन साइकिल को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फॉर एग्जांपल कैसे, रैपिड डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाए, यानी बहुत ज़्यादा पेड़ है, जो ट्रीज़ है, जो फॉरेस्ट है, उनको काट दिया जाएगा। मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा बर्न कर दिया जाए फॉर एनर्जी या ट्रांसपोर्ट के लिए, हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। और उस वजह से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। और ये जो इसके क्या होते हैं ग्रीन हाउस के इफेक्ट, वो हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा 16 चैप्टर उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। अब किसके बारे में बात करेंगे, फॉस्फोरस साइकिल के बारे में, जो कि सेडिमेंट्री जो एक साइकिल है उसके अंदर आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फोरस कहाँ कहाँ पर मिल सकता है। फॉस्फोरस इज ए मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल मेम्ब्रेन जो वैसे वगैरह हो गई, वहाँ पर फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं जैसे डीएनए आरएनए, वहाँ पर मिलेगा। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम जो होती है, जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस हमें देखने को मिलेगा। मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ दीज एनिमल्स टू मेक सेल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने सेल्स बनाते हैं फॉस्फोरस से, बोन्स बनाते हैं, टीथ बनाते हैं। द नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2013 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस क्या है, तो वो रॉक्स होती है विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। और वहाँ पे जो फॉस्फोरस होता है वो किस फॉर्म में रहता है, फॉस्फेट की फॉर्म में रहता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ओके, व्हेन रॉक्स आर वीदर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2022 में क्वेश्चन आया था, क्लियर है। व्हेन रॉक्स आर वीदर्ड, माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फॉस्फेट डिजोल्व इन द सॉइल सॉल्यूशन एंड आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये रॉक्स जो वीदर करती है, जब टूटती है, ब्रेकडाउन होती है, तो वहाँ पे कुछ अमाउंट में जो फॉस्फेट होता है वो सॉइल के अंदर डिजोल्व हो जाता है। फिर वहाँ से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रूट्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब अगर वो प्लांट्स में पहुँचा तो उसके बाद में वो हर्बीवोर्स के पास में भी पहुँचेगा और हर्बीवोर्स के थ्रू होता हुआ अदर एनिमल्स के पास में भी पहुँचेगा। दिस एलिमेंट्स फ्रॉम द प्लांट्स, the waste product and the dead organism are decomposed by the phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारी डिटीरियस साइकिल्स होती है, जो डीकम्पोजर्स होते हैं, वहाँ पर भी जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है उसके थ्रू उसको डीकम्पोज करते हैं और फिर फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो उस फॉस्फोरस को वापस सोइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कार्बन तो जो था वो रेस्पिरेटरी रिलीज के थ्रू हो रहा था क्योंकि CO2 हम अपने थ्रू रिलीज करते हैं। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे CO2 रिलीज होती है, बट जब रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे कोई भी फॉस्फोरस रिलीज नहीं होता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि जैसे कार्बन साइकिल थी उस टाइप से फॉस्फोरस के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता है। कैन यू डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड द फॉस्फोरस साइकिल, तो एक तो ये हो गया और आगे देख रहे हैं, आगे भी डिफरेंस बताए गए हैं। The two other major and important difference between carbon and phosphorus cycle are firstly, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में क्वेश्चन आया था। फर्स्टली, एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन द कार्बन इनपुट। यानी जब कहीं पे भी रेनफॉल होती है तो वहाँ पे फॉस्फोरस इतना ज़्यादा नहीं आता है, एटमॉस्फेरिक इनपुट इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कार्बन होता है। ये है पहला डिफरेंस। सेकंड क्या है कि यहाँ पर जो फॉस्फोरस होती है वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल। यानी जो फॉस्फोरस होता है उसका गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, यानी वो गैस के फॉर्म में एक्सचेंज नहीं होती है, कौन, फॉस्फोरस। जबकि कार्बन जो होती है वो गैस की फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है, जैसे CO2 वगैरह हो गई, इस टाइप से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक सिंपल मॉडल बना गया फॉस्फोरस साइकिल का इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 में ये डायग्राम एज इट इज़ आ गया था, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे हमें पता होना चाहिए जो फॉस्फोरस होती है वो रॉक मिनरल में मिलती है, तो हमें पता चल गया। फिर वो वीदरिंग के थ्रू सॉइल सॉल्यूशन के अंदर जाती है, ओके, क्लियर, ये हो गया। अब कुछ इसमें से वापस रन ऑफ हो जाती है, यानी वापस रॉक मिनरल के अंदर आ जाती है, और कुछ जो सॉइल सॉल्यूशन से जो फॉस्फोरस होता है वो लिया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, यानी प्लांट्स के द्वारा। फिर वो पहुँचता है कंज्यूमर के पास, और या फिर अगर वो यहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूमर उसको नहीं ले पाए प्लांट को, तो लीव्स के थ्रू होता हुआ, यानी वहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके थ्रू होता है वो डिटीरियस फूड चेन में पहुँचेगा। फिर उसका डीकम्पोजिशन करके वापस सॉइल सॉल्यूशन में ला दिया जाएगा, फिर सॉइल सॉल्यूशन से वो वापस प्रोड्यूसर में पहुंच जाएगा। तो इस टाइप से ये साइकिल चलती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। लास्ट टॉपिक हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। अब यहाँ पे देखिए जो इकोसिस्टम होता है उससे बहुत सारी सर्विस निकलती है जो हमें ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है नेचर के द्वारा। अब कैसे होते हैं देखिए, हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर ए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड एंड सर्विसेज। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसीड आर नेम्ड एज द इकोसिस्टम सर्विसेज। जो इकोसिस्टम बहुत सारे प्रोडक्ट देता है उनको बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। फॉर एग्जाम्पल कैसे आप समझोगे इसको, ऐसे समझिए,
हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्योरीफाई द एयर एंड वाटर। तो आपको पता है फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, जो CO2 ली जाती है, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, तो इस टाइप से एयर को प्योरीफाई करता है, वाटर को प्योरीफाई करता है, मिटिगेट ड्रॉट्स, यहाँ पे सूखा नहीं आएगा, एंड फ्लड्स, साइकिल न्यूट्रिएंट्स, जनरेट फर्टाइल सोइल, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पोलिनेट क्रॉप्स, provide storage site for the carbon and also provide aesthetic, cultural and spiritual value. तो value of such service of biodiversity is difficult to determine. अगर कोई इन चिप्स की वैल्यू लगा रहा है तो वो बेवकूफ़ है, उसको पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है नेचर के अंदर, वो सबसे महा बेवकूफ़ है। क्लियर है? ये चीज़ें जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिलकर प्रोवाइड करती है। अब आप बोल सकते हो कि एक पैसे से ये आ सकता है वो आ सकता है, बट आप सिंपल समझिए, अगर आपको कोई भी सोर्स ना दिया जाए और एक सिंपल एक स्मॉल सीड भी बनाने को दे दिया जाए विदाउट एनी कुछ भी नहीं आपके पास, एक आपको ये बोल दिया जाए कि कोई लेबोरेटरी कुछ भी नहीं, आपको एक स्मॉल सीड बनाना है, तो एक ह्यूमन बीइंग उसको लाइफ में कभी बना ही नहीं पाएगा। और आप देखिए एक स्मॉल सीड से पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। क्लियर है? तो अब आप चीज़ समझिए कि पैसे सब कुछ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर ये चीज़ों को एक पैसे का टैग देना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। फिर भी हमें इतनी सारी सर्विस जो होती है वो नेचर प्रोवाइड करता है। अब आप ये समझ सकते हो कि हर एक व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो सकती है, उसकी इच्छाएं जो हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती, उसको तो पूरे ब्रह्मांड दे दिया जाए तब भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, तो वैल्यू ऑफ सच सर्विस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। इट सीम रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी अ हैफ्टी प्राइस टैग। तो उसका कोई प्राइस हो भी नहीं सकता है। फिर एक बेवकूफ़ जो है साइंटिस्ट, उन्होंने फिर भी कोशिश की है कि हम इसको कुछ पैसे से तोल पाएँ, वो भी तोलना भी एक गलत बात है। फिर भी हम बात करते हैं यहाँ पे जो NCERT में लिखा गया, हम इसको ज़्यादा जो है वो अलग वे में नहीं लेके जाएंगे। जो NCERT में लिखा गया उसके बारे में बता सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो सर्विस वगैरह दी गई है, यहाँ से हमारे पास नीट 2014 में क्वेश्चन आ गया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट है या फिर एक कोई भी व्यक्ति है, रॉबर्ट कॉन्स्टांजा एंड हिज कलीग्स हैव वेरी रिसेंटली ट्राई टू पुट प्राइस टैग। अब इन्होंने भी इस पर भी प्राइस टैग लगाने की कोशिश की। और नेचर लाइफ सपोर्ट सर्विस रिसर्चेज हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ $33 ट्रिलियन ए ईयर। एक साल का $33 ट्रिलियन की सर्विस प्रोवाइड की जाती है नेचर के द्वारा, ये इनका अनुमान है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। On these fundamental ecosystem service which are largely taken for granted because they are free, और हर कोई सोचता है कि ये तो हो ही जाएगा क्योंकि वो फ्री है। This is nearly twice the value of the global gross national product GNP which is $18 ट्रिलियन। एक साल में टोटल जो ग्रोस वैल्यू बनती है पूरे वर्ल्ड की वो केवल $18 ट्रिलियन है, और इसके लगभग अप्रॉक्सीमेटली डबल जो होता है वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। इनके अकॉर्डिंग ये बताने की कोशिश की गई है। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम सर्विस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे महंगी क्या होगी यहाँ पे? सबसे महंगी होगी सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि वो कोई भी नहीं कर पाता। द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%। जो ये जो टोटल वैल्यू है इसमें से 50% वैल्यू तो केवल सॉइल फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विस लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है वो लेस देन 10% फॉर ईच होती है। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेट, अभी देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे बोला गया कि 6% लगता है। एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6%। अब अगर आप $33 ट्रिलियन का 6% निकालो तो आपको जो है एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने के लिए इतनी कॉस्ट आपको लग जाएगी। इतना ज़्यादा चीज़ें आप समझ सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं सब कुछ, ये सर्विस वगैरह के बारे में बताया गया। तो ये सब चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इससे पहले वाले चैप्टर हमने नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।